हमारा मुझे याद करवाइएगा एक चीज़ थी जिसके अंदर लाइक मैं बोन मैरो एस्पिरेशन कब करते हैं, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कब करते हैं, ये पॉइंट आई वांट कि आप लोगों को थोड़ा-सा इसके बारे में बताऊँ, जस्ट 1 टू 2 मिनट्स इसके बारे में। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रट्टा थीम। ठीक है, रट्टा थीम से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दिस वाज़ द इमेज जो कि मैं प्रीवियस बैचेस में पढ़ाता था, तो उनको समराइज़ करता था। दैट वाज़ द स्टूडेंट मेड डायग्राम्स, जो कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता था कि आप समराइज़ करके वो चीज़ें बनाएँ। बट टिल नाउ किसी ने कुछ ऐसा नहीं बनाया, ना इमेजेस बनाई है। तो मैं उन्हीं की आपको दिखा रहा हूँ कि उन्होंने एमसीक्यूज़ जो मैं डिस्कस किए थे उनको कैसे समराइज़ किया था। मैंने उनको गाइड किया था कि आप इस तरह इमेजेस बना के कर लेनी है। जब आप देखिए, आप पढ़ रहे होंगे ना, जब डबल ए के एमसीक्यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको इश्यू होगा रिगार्डिंग एचडीएल क्या होता है, एलडीएल कब आ जाता है, 14 कब आ जाती है। तो ये बड़ा मसला करते हैं, मतलब याद नहीं रहते सबसे ज़्यादा किस्में। मुझे तो होता था, आई थिंक सो आप लोगों को भी होता होगा। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ओके। ये हमारे पास डायग्राम है, लाइक एच डी एल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, और उसके बाद हमारे पास काइलोमाइक्रोन्स हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट एमसीक्यूज। जो एमसीक्यूज आते हैं आपको थोड़ा सा इजी हो जाए कि लिपोप्रोटीन्स है ना, लिपोप्रोटीन्स, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। तो उसके अंदर ये सारी चार चीज़ें आ जाती हैं: हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी, और काइलोमाइक्रोन्स। सो रिमेंबर, अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द सीक्वेंस फॉर हमारे पास लिपोप्रोटीन्स हैज़ हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है। सो आपने इसी तरह पहले इमेज इस तरह देखनी है माइंड में हो। सो रिमेंबर, सबसे पहले किस में ज़्यादा होगी, दैट इज़ काइलोमाइक्रोन, फिर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, फिर काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स, एंड देन लिपो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि लिपोप्रोटीन्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन में किसके उसमें ट्राइग्लिसराइड्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन किस लिपोप्रोटीन्स के अंदर हैं, तो द प्रायोरिटी शुड बी दिस वन। ठीक है, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड, ये जो एरो लगाया हुआ है, अलॉन्ग विद काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स। इसी तरह लिपोप्रोटीन्स के हवाले से पूछे द प्रोटीन कंटेंट्स जो सबसे ज़्यादा है उसकी सीक्वेंस क्या होती है, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है, द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, फिर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, देन काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है, इसी तरह अगर लिपोप्रोटीन का पूछे कोलेस्ट्रॉल कंटेंट के हवाले से प्रायोरिटी पूछे कि द हाईएस्ट किसके अंदर है, और द प्रायोरिटी शुड बी दिस वन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, देन वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, फिर उसके बाद हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और फिर काइलोमाइक्रोन्स। सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड हम की हुई इमेज है जिससे आप प्रायोरिटी वाइज, कंटेंट वाइज आप याद कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म टाइम। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल आपको याद रहेंगे, एमसीक्यूज में भूल जाएंगे। ठीक है, इज दैट इजी वे टू लर्न? ये ठीक है? ओके, तो काइंडली इसको सेव कर लीजिएगा, या कुछ भी करना चाहें तो कर लीजिएगा। और पॉइंट्स क्या आते हैं एमसीक्यूज जो डबल ए के हैं, ये वही हैं। ठीक है, टाइप 2 हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। टाइप 2 हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया में क्या होता है, नो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर्स। ठीक है, एंड देयर इज इंक्रीज एलडीएल लेवल इन द ब्लड।
2 पॉइंट्स आपने 2 एमसीक्यूज़ इसी तरह रिगार्डिंग टाइप 2 हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया के बारे में पूछता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैव नो एलडीएल रिसेप्टर्स, दैट इज़ टाइप 2 हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। ठीक है? व्हाट हैपन इन टाइप 2 हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, देयर इज़ इंक्रीज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इन ब्लड। ठीक है? इन ब्लड। ओके, दीज़ 2 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट इज़ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के बारे में रिलेटेड टू कोरोनरी हार्ट डिजीज़। सॉरी, सॉरी। टाइप 2 हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। ठीक है? टाइप 2 हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। ओके, नेक्स्ट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। रिमेंबर यहाँ पे हमारे पास आता है फैक्टर रिलेटेड टू कोरोनरी डिजीज एंड इनहिबिट फाइब्रिनोलाइसिस। ठीक है? कोरोनरी डिजीज एंड इनहिबिट फाइब्रिनोलाइसिस। ओके, ये स्टेम आती है। ओके, अब क्लियर है? थोड़ी बेहतर हुई है आवाज़? ओके, फाइन। एंड इनहिबिट फाइब्रिनोलाइसिस। ठीक है? ये एमसीक्यूज आता है इसी तरह। इनहिबिट फाइब्रिनोलाइसिस रिलेटेड टू कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड इनहिबिट फाइब्रिनोलाइसिस। तो वो क्या आएगा? दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो है टाइप सी। ठीक है? टाइप सी इस तरह। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन टाइप सी। मैंने आपको पहले कहा है आपने चीज़ें याद रखनी है और यही फ़ायदेमंद है। कंसेप्चुअल चीज़ें जो क्लास होगी उसमें आपको सारे सर्कल बनाएंगे, मेटाबॉलिज्म वगैरह दिखाएंगे। वो तो वैसे दिमाग को खा देती है मेरा खुद की। तो मैं जितना मर्जी आपको दिखा दूँ उसका फ़ायदा नहीं है जब तक कि हम वो वाले पॉइंट्स पूछे हुए हैं वो ना कर लें पहले। ठीक है? अच्छा, जस्ट रिमेंबर दिस, डिलीवरी ऑफ फैटी कोलेस्ट्रॉल टू पेरिफेरल टिश्यू। ठीक है? हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल टू पेरिफेरल टिश्यू जो है डिलीवरी की, हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल टू पेरिफेरल टिश्यू वो किस फॉर्म में होती है? दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है? एंड मेजर लिपोप्रोटीन सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल यूज्ड इन सेल्स। यूज्ड इन सेल, मेजर लिपोप्रोटीन सोर्स यूज्ड इन सेल, वो कौन सा होगा? अगेन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है? सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स हैं जो कि पास सीपीएससी में पूछे हुए हैं और डबल ए के एमसीक्यू के नोट्स के अंदर आए हुए हैं पास पेपर के अंदर। अच्छा, सो हमारे पास फैटी कोलेस्ट्रॉल टू पेरिफेरल टिश्यू कैसे डिलीवरी होती है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हमारे पास यूटिलाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द सेल्स, दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट इज काइलोमाइक्रोन्स रिलेटेड क्वेश्चन। रिमेंबर ये जो काइलोमाइक्रोन्स हैं दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वो डॉक्टर साहिबा जिन्होंने ब्रश बॉर्डर की मुझे बताई थी असाइनमेंट, बहुत अच्छी थी उनकी। ठीक है? आई होप सो आप लोगों ने भी लिखी होगी और क्लियर होंगी ब्रश बॉर्डर सेल्स का। अच्छा, काइलोमाइक्रोन्स क्रिएटेड होती हैं फ्रॉम द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंटर्स इंटर्स करते हैं इंटर करते हैं टू इंटर टू लैक्टियल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है? तो एमसीक्यू ये आता है रिगार्डिंग काइलोमाइक्रोन्स, व्हाट इज करेक्ट अबाउट काइलोमाइक्रोन्स? दैट इज दे आर secreted from the first border cells of the small intestine entered into the lacteal of small intestine। बस उसने ये एक लाइन पहली वाली लाइन पूछी हुई थी। ओके, नेक्स्ट इज एक एमसीक्यू ये आता है कि एक बंदा है, उसने फैटी फूड लिया है, बहुत ज़्यादा खुराक खाई है, फैटी फूड लिया, उसके बाद उसके ना लिपिड प्रोफाइल हमने किया है और उसके जो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो है ना मिल्की मिल्की सी हमें वो सेंट्रीफ्यूज में मिल रही है। उसकी क्या वजह होगी? उसकी क्या वजह हुई? उसकी वजह होती है दैट इज ड्यू टू काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है? काइलोमाइक्रोन्स, द वजह भी होगी काइलोमाइक्रोन। तो ये वाला वो लाइन लिखी हुई है, मिल्की वाइट प्लाज्मा आफ्टर फैटी फूड। ठीक है? वो सिनेरियो टू पॉइंट आउट कर रहा है जो अभी मैंने आपको बताया। वो उसकी वजह क्या होगी? दैट इज ड्यू टू काइलोमाइक्रोन्स। अच्छा, लिपिड्स आफ्टर बीइंग मेटाबोलाइज्ड आर अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, लिपिड जो हमारे पास मेटाबोलाइज करते हैं वो किस फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं? अगेन काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है? सो दीज आर द 3 पॉइंट्स अबाउट काइलोमाइक्रोन्स। अच्छा, टाइप 1 हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया में क्या होता है? इट इज इंक्रीज लेवल ऑफ काइलोमाइक्रोन्स, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है? काइलोमाइक्रोन्स, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एमआई। एमआई का जो इंडिकेटर है मतलब उसका
इंडिकेट करेगा एमआई का वो क्या होता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, हमारे पास सी रिएक्टिव प्रोटीन्स। एक तो एमआई का हमने ट्यूमर वो मार्कर भी पढ़े थे ना, मॉकटेल्स आई थिंक से मैंने पढ़ाए थे आपको मॉकटेल के। मॉकटेल, ओके, मॉकटेल, ओके। इसमें क्या होता है, हाईली सेंसिटिव मायोसिन होती है, सीकेएमपी होता है, जो कि रीइंफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, और हाईली स्पेसिफिक ई ट्रोप आई, ट्रोपोनिन आई, और और उसके बाद एलडीएच आ जाता है। सो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा होता है, मायोसिन। और हमारे पास रीइंफॉर्मेशन को कौन इंडिकेट करता है, दैट इज सीकेएमपी। सीकेएमपी, दीज आर द मार्कर्स ऑफ एमआई, मॉकटेल से आती हुए थे। ओके, ट्रोपोनिन आई इज द हाईएस्ट, हमारे पास स्पेसिफिक होता है। सेंसिटिव मायोसिन जो सबसे अर्लीस्ट आ जाता है, और स्पेसिफिक जो होता है प्रोपाई होता है। ओके, आफ्टर 2 आवर्स प्रोपाई आता है, देन 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स हमारे पास मायोसिन आता है। ओके, सॉरी सॉरी, सेंसिटिव इज मायोसिन। आई नो कि एसके में और रफी में थोड़ी सी कंफ्यूजन लिखी हुई है, बट दैट इज द करेक्ट वन। ठीक है, सेंसिटिव इज मायोसिन। अगर सेंसिटिव का पूछे वो मायोसिन आपने करना है। ठीक है, स्पेसिफिक का ट्रोपाई का आपने करना है। आई नो कि बुक्स के अंदर चेंज लिखा हुआ है एसके डबल ए में। जब आप दूसरी रेफरेंस चाहती हैं तो यू कैन कंसल्ट विद आई एम एम बुक्स, और या फिर जो एफ सी पी एस जिन्होंने पास किया उनसे आप कंसल्ट कर सकती हैं। दैट इज़ करेक्ट वन, जो उसने कंफ्यूज किया हुआ है उधर। ठीक हो गया। अबाउट दीज आर द थिंग्स, सो प्लीज लर्न दीज पॉइंट्स। जब आप एमसीक्यूज करेंगे आपको यही, अगर ये पॉइंट्स आपने याद कर लिए तो एमसीक्यूज ईजी हो जाएंगे आपके लिए। ओके, फाइन। ओके, प्लीज टेल मी, हमारे पास काइलोमाइक्रोन कहाँ से क्रिएट होते हैं, फ्रॉम विच ब्लड बॉर्डर। टाइप 2 हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया में क्या होता है, क्या होता है? Yes, no LDL receptors that increase LDL in the bloods. Okay. और हमारे पास मेजर मार्कर क्या होता है एमआई का, मार्कर ऑफ, यस, ब्रशवर्ड ऑफ ब्यूटन, मार्कर ऑफ एमआई, यस, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ओके, ओके, फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सेल साइकिल। अच्छा, ये पॉइंट्स एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सेल साइकिल की बात करते हैं, फिर इधर आते हैं। ओके, दिस वन। अच्छा, ये हमारे पास सेल साइकिल है ना। तो सेल साइकिल के अंदर लाइक जी1 फेज है, एस फेज है, और ओके, द टॉपिक इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, डबल ए इज आवर डबल ए की क्लास है। ओके, जी1 फेज क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द जी1 फेज, प्राइमरी ग्रोथ होती है, और उसके बाद प्रोटीन एंड मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है, प्रोटीन एंड मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस। ठीक है। अच्छा, सेल साइकिल हमारे पास दिस वन, जी1 होती है, एस है, जी2 है, एंड एम है। हमारे पास एमसीक्यूज पर पूछता है कि जी2 फेज इज प्रेजेंट इन बिटवीन, दैट इज एस फेज एंड एम फेज। ठीक है, एस फेज एंड एन फेज।
दूसरा एमसीक्यूज ये पूछता है कि हमारे पास डिप्लोटीन स्टेज कहाँ कौन सी होती है, वो फोर्थ स्टेज होती है ऑफ द प्रोफेज, ठीक है। डिप्लोटीन स्टेज यहाँ पे होती है। माइटोसिस माइटोसिस की प्रोफेज फेज की, या म्योसिस वन की जो प्रोफेज फेज होती है, उसमें जो चौथी स्टेज होती है वो डिप्लोटीन होती है, ठीक है। प्रोफेज की वो स्टेज होती है डिप्लोटीन, ठीक है। ये एमसीक्यू आते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये पूछता है कि जी टू फेज जो है वो किसके दरमियान में आती है, एस एन एम के फेज के दरमियान में आती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वो कौन से सेल्स होंगे जो जियो फेज के अंदर आते हैं। जियो फेज के अंदर दिस इज द रेस्ट फेज, ठीक है। रेस्ट फेज हो जाती है हमारे पास, जिसके अंदर सेल डिवाइड नहीं करता आगे। ये सेल ग्रोथ होती है ना, सेल ग्रोथ के अंदर वो इस तरह जाने के बाद माइटोसिस उसकी ग्रोथ होती रहती है। जब सेल हमारे पास ग्रोथ नहीं करता, वो जियो फेज में चला जाता है। और उस सेल को क्या कहते हैं, दैट इज एक होता है स्टेबल सेल्स होते हैं हमारे पास, और परमानेंट सेल्स होते हैं, और लेबाइल सेल्स होते हैं, ठीक है। लेबाइल सेल्स वो वाले होते हैं जो हमारे पास डिवाइड होते रहते हैं। आई थिंक सो मैंने पढ़ाया था शायद आपको, जो डिवाइड होते रहते हैं और स्टॉप नहीं होते, ठीक है। लाइक स्टेम सेल्स होते हैं, एपिथेलियल लाइनिंग सेल हो गए, इंटेस्टाइनल लाइनिंग सेल हो गए, वो लबाइल सेल्स होते हैं, जो कि उड़ते रहते हैं, मतलब लबाइल उड़ना या डिवाइड होते रहना। और एक होते हैं परमानेंट सेल जो डिवाइड नहीं करते, ठीक है। मैं आपको ये इमेज से भी याद करवाऊंगा, डू नॉट वरी। सेल जब सेल पढ़ेंगे हम, परमानेंट सेल होते हैं जो डिवाइड नहीं करते, ठीक है। परमानेंट सेल लाइक हार्ट के सेल हो गया, इसी वजह से वो डिवाइड नहीं करते। जब हाइपरटेंशन होती है तो हमारे पास इंक्रीज सेल साइज होता है, हाइपरट्रोफी होती है, नॉट हाइपरप्लेजिया। जो हमारे पास लिबाइल सेल पे अफेक्ट होता है उस उनमें हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया दोनों होगा, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल। हाइपरट्रोफी को क्या होती है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। जो सेल हमारे पास डिवाइड नहीं कर पाते वो हाइपरट्रोफाइड होंगे, जैसे कि हार्ट सेल हो गया, लेंसेज हो गए, ठीक है, न्यूरॉन्स हो गए, वो डिवाइड नहीं करते, वो हमारे पास इंक्रीज इन साइज होता है, ठीक है। वो परमानेंट सेल होते हैं। दूसरे जो होते हैं स्टेबल सेल। स्टेबल सेल ऐसे सेल होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए डिवाइड नहीं करते, और आफ्टर हिट लगने के बाद वो डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि लीवर के होते हैं, लीवर के सेल होते हैं, वो उनको अगर काटा जाए रीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है, रीजनरेट कर जाते हैं। इसी तरह पेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर की इन्फ्लुएंस के फॉर्म में वो ओरिजिनेट करते हैं बाय हाइपरप्लेजिया, ठीक है, हाइपरप्लेजिया की वजह से, ठीक है, हाइपरप्लेजिया। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल, स्टेबल सेल, जो कि हिट लगने के बाद डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं। सो ये वाले सेल जो टेम्परेली यहाँ पे रहते हैं जियो फेज के अंदर, वो डिवाइड नहीं कर रहे होते, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो जियो फेज से निकल के सेल साइकिल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। एम ए क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है। ओके फाइन। इसलिए जब हम यूट्रस की बात करते होते थे, यूट्रस के अंदर जब प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, यूट्रस की लाइनिंग से सेल के अंदर हम कहते थे देयर इज हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया दोनों होते थे। क्यों? क्योंकि उसके जो सेल्स होते हैं दे कैन डिवाइड, दे आर द लेबाइल सेल्स। लाइनिंग जो है लेबाइल सेल्स हैं या स्टेबल सेल्स हैं, तो ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह ब्रेस्ट के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया होता था। ओके फाइन। यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट फेज हमारे पास आती है, मैं कुछ पॉइंट जो कि कन्फ्यूजन है लाइक कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। उनको वैसे तस्वीर खींच लें या फिर जो करना आपने कर लें। आई थिंक तो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। ओके। जो लॉन्गेस्ट हमारे पास फेज होती है दैट इज जी वन फेज, ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज। और जी वन फेज के अंदर और क्या हो रहा होता है, दैट इज हमारे पास सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनेल्स एंड मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो एस फेज का पूछना होता है देयर इज डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन द एस फेज, ठीक है। एस फेज ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। लॉन्गेस्ट फेज जी वन फेज, और एस फेज के अंदर देयर इज डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, एक होती है हमारे पास चेक पॉइंट्स होते हैं। हमने दो चीज़ें पढ़ी हुई, P53 पढ़ा होता है, P53, एंड एक हमने पढ़ा होता है आरबी जीन पढ़ा होता है, ठीक है। एक होता है गवर्नर, एक होता है गार्डियन। कोई मुझे बता सकता है गार्डियन कौन सा है, गवर्नर कौन सा है? ओके। इसको ब्यूटीफुल, ठीक है। However, she is not beautiful,
और यहाँ पे इसको सराउंड किए हुए हैं लोगों ने, काफ़ी लोगों ने, गार्ड्स ने सराउंड किया हुआ है। और वो जो गार्ड हैं 53 गार्ड्स हैं, ठीक है। 53 गार्ड्स हैं जो कि एक ब्यूटीफुल गर्ल को, जिसका नाम रबिया है, रबिया है, इसको गार्ड कर रहे हैं। तो द 53 जो हैं, P53 आर इज द गार्डियन ऑफ टीम। और जो गवर्नर है जिसको गार्ड कर रहे हैं वो दैट इज RBG, ठीक है। गार्डियन, राबिया लड़की को, दैट इज गवर्नर, ठीक है, दैट इज गवर्नर। जो गार्डियन है दैट इज P53। ओके। हमारे पास एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे, जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनके, जहाँ पे DNA चेक्स पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे अगर एबनॉर्मेलिटी हो इन द DNA रेप्लिकेशन, तो वो उसको चेक कर लेते हैं, उसकी आगे उसको सेल साइकिल में जाने नहीं देते, ठीक है। सो ये चेक पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे G1 चेक पॉइंट्स एंड G2 चेक पॉइंट्स होते हैं, दो वाले। तो उनका ये उनमें ये रोल होता है, गार्डियन एंड गवर्नियर ऑफ जीन्स, ठीक है। अच्छा, P53 एक और चीज़ होती है जिसमें एब्सेंट हो जाते हैं ना, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? लाइफोमैनी सिंड्रोम, ठीक है, लाइफोमैनी सिंड्रोम इन विच देयर इज डिफेक्टिव P53, लाइफोमैनी सिंड्रोम। तो अनकंट्रोल्ड हमारे पास डिवीजन ऑफ सेल हो जाएगी, एबनॉर्मल सेल्स की वो सेल साइकिल में आना शुरू हो जाएंगे उनकी, हमारे पास एबनॉर्मल एबनॉर्मल DNA के साथ वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, उनके चेक पॉइंट खराब हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास ये आती है कि स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह G1 फेज इज प्रेजेंट बिटवीन M एंड S फेज, ठीक है। अच्छा, G2 फेज के अंदर क्या होता है? देयर इज प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस के लिए हमारे पास प्रिपरेशन करनी होती है, और ये शॉर्टेस्ट फेज होता है। लॉन्गेस्ट G1 होती है, शॉर्टेस्ट ये वाली होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो G1 S एंड G2 फेज है, इनको हम इंटरफेस कहते हैं, और ये माइटोटिक फेज आ जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है देयर इज माइटोटिक फेज के अंदर जो प्रोफेज मैंने आपको कहा, इसके आगे फेजेस होती हैं डिप्लोटीन, और दूसरे वाले पैकेटीन टैकेटीन इसी तरह होती हैं, लेकिन डिप्लोटीन के बारे में पूछा हुआ है, दैट इज इंक्लूड इन द प्रोफेज। अच्छा, प्रोमेटाफेज के अंदर क्या होता है? देयर इज स्पिंडल फाइबर जो है ना अटैच टू द क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम मूवमेंट होती है। ये स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम को के साथ उसके अटैचमेंट हो जाती है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है ना, ये वाले न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोमेटाफेज के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। डिसॉल्व होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टार्ट टू डिसॉल्व इन द प्रोमेटाफेज। अच्छा, मेटाफेज के अंदर क्या होता है? देयर इज अलाइनमेंट इन द इक्वेटोरियल प्लेट्स, ठीक है। जो इक्वेटोरियल प्लेट है, मिड लाइन प्लेट है, उसके दरमियान में ये हमारे पास अरेंजमेंट हो जाती है सेल्स की। अच्छा, काइनेटोकोर्स क्या होते हैं? ये जो इनके अटैच करते हैं ना यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, उनको काइनेटोकोर्स कहते हैं, यहाँ पे जो अटैचमेंट होती है प्रोमेटाफेज के दौरान। अच्छा, एनाफेज के अंदर क्या होता है? अलग-अलग हो जाते हैं दोनों। मेटाफेज के अंदर देयर इज मिड लाइन और इक्वेटोरियल प्लेसमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, मिड लाइन मेटाफेज के। एनाफेज में अवे अवे जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दोनों अवे अवे जाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसको कहते हैं एनाफेज। जो क्रोमेटिड एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव करते हैं थ्रू द ऑपोजिट पाथ में, ऑपोजिट साइड में। अच्छा, टीलोफेज के अंदर क्या होता है? देयर इज हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर डिस्पेयर होना शुरू हो जाते हैं, डिकंडेंसेशन ऑफ, जो कंडेंस होती है वो डिकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। वो टीलोफेज के अंदर होती हैं। अच्छा, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा बनना शुरू हो जाती हैं टीलोफेज के अंदर। अच्छा, और हमारे पास डिसअपियर कहाँ पे होती है? प्रोमेटाफेज के अंदर होना शुरू हो जाती है। और बनना कहाँ पे शुरू होती है? टीलोफेज के अंदर। अच्छा, साइटोकिनेसिस क्या होता है? देयर इज डिवीजन ऑफ द वन सेल इनटू द टू सेल। एक एमसीक्यूज ये आता है कि बाइलोब सेल है, और उसके दो न्यूक्लियर ऑन द पेरिफेरी पे दो न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। एक तो बाइन्यूक्लिएटेड सेल, हमने वो भी पढ़ा था, रीड स्टेनबर्ग सेल भी पढ़ा था, ठीक है। रीड स्टेनबर्ग सेल कहाँ पे होते हैं? हॉटकिन लिम्फोमा के अंदर। सीडी कौन से थे? सीडी पॉजिटिव कौन से थे? यस, 15 एंड 13। 19 20 कौन पॉजिटिव थे? बी सेल लिम्फोमा। 34 कौन पॉजिटिव थे?
हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल एंड नेचुरल किलर सेल्स, ग्रेट, नेचुरल किलर सेल्स। अच्छा, तो यहाँ पे वो कहता है कि साइटोकिनेसिस नहीं हुई हुई, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो डिवीजन ऑफ द सेल विदाउट साइटोकिनेसिस, तो इस तरह की ऑप्शन दे देता है विदाउट साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस मतलब यही है कि कंप्लीटली डिवीजन ऑफ सेल नहीं हुई हुई और उसमें पिंचिंग हो गया इन द मिड लाइन साइड पे विदाउट साइटोकिनेसिस। तो ये वो इसकी इस स्टेज के बारे में पूछ रहा होता है, ठीक है। और इस टू बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स एंड विदाउट डिवीजन्स, ठीक है, बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स। और हमारे पास वो कौन सी स्टेज के अंदर होगा विदाउट साइटोकिनेसिस। अगर साइटोकिनेसिस हो जाएगी तो दोनों साइड डिवाइड हो जाएंगे, अपनी अपनी उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना शुरू हो जाएगी और क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड्स हमारे पास लेना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक और एमसीक्यू आता है कि वो अगर ये हमारे पास जो सेल की सेपरेशन होती है ना, नॉर्मली क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं अलोंग इट्स लेंथ टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर क्रोमेटिड्स, ठीक है। आइडेंटिकल डॉटर क्रोमेटिड्स बनाते हैं। अगर वो हमारे पास अलोंग इट्स लेंथ डिवाइड नहीं करता, क्रोमोसोम परपेंडिकुलर एक्सिस में डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर डिवाइड कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं डिवाइड कर रहा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और फिर उसके बाद डिवीजन के बाद हमारे पास जो ये बन रहा होगा उसको क्या कहते हैं, उन क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, दैट इज आइसोक्रोमोसोम, ठीक है। ये आपने एमसीयू शायद पढ़ा हो, दैट इज आइसोक्रोमोसोम। अगर परपेंडिकुलर डिवीजन होती हैं दोनों की, ठीक है, टू द उसके लॉन्ग एक्सिस के, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर डिवीजन हो रही है, दैट इज आइसोक्रोमोसोम। अच्छा, एक चीज होती है हमारे पास हिट्रोजाइगस, हिट्रोजाइगस एक्स क्रोमोसोम इन एक्स वाई मेल इज heterozygous, homozygous, hemizygous? No, hemizygous. That is hemizygous. Why hemizygous? That heterozygous वो होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये दो क्रोमोसोम्स हैं ना, इन दोनों क्रोमोसोम्स के अगर जीन यहाँ पे ए है और इसी के रेलेवेंट जीन है, इसी के रेलेवेंट जीन है जो कि फॉर एग्जांपल वो इसी तरह का डोमिनेंट नहीं है, मतलब रिसेसिव है, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर रहा है उसी लेवल पे और फिनोटाइप्स के एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, और वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए के साथ, ठीक है। सो दैट कंडीशन इज नोन है हिट्रोजाइगस। हिट्रोजाइगस वो कंडीशन होगी। हेमिजाइगस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज एन वाई क्रोमोसोम और दिस इज एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे हमारे पास वाई क्रोमोसोम बड़ा होता है, एक्स क्रोमोसोम छोटा होता है। वो जो टर्मिनल साइड पे जीन्स होते हैं ना, जीन्स, वो उसी के साइड पे कोरिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम के अंदर। तो वो सिंगल ही जीन होगा जो कि फिनोटाइप्स के अंदर एक्सप्रेशन शो करके हमारी फिनोटिपिकली वो एक्सप्रेशन कर रहा होता है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि एक्स क्रोमोसोम जो है इन द एक्स वाई मेल दैट इज हेमिजाइगस, ठीक है, हेमिजाइगस होता है वो, ठीक है, क्योंकि उसके क्रोमोसोम कोरिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे ऑन द वाई क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर दोनों क्रोमोसोम्स हमारे पास सिमिलर एक्सप्रेशन दे रहे हैं, डोमिनेंट शो कर रहे हैं या रिसेसिव शो कर रहे हैं, दोनों रिसेसिव एलील शो कर रहे हैं, दैट इज होमोजाइगस। और दोनों की पोजीशन एट द सेम साइड पे, कोरिस्पॉन्डिंग साइड पे है, दैट इज होमोजाइगस, ठीक है, दैट इज होमोजाइगस। इन सिंपल टर्म्स के अंदर मैंने समराइज करके आपको बताया, ठीक है। सो एक्स वाई के अंदर मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम इज क्या होगा, आपको समझ आ रही है ये वाली चीज? नहीं आई, नहीं आई समझ, नहीं आई समझ प्लीज। नहीं, आपको ये समझ आई है कि नहीं आई? अच्छा, हेमिजाइगस, देखें फॉर एग्जांपल दिस इज अ वाई क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। सॉरी, अगर मैं इसको एक्स कह देता हूँ और ये थोड़ा सा वाई कह देता हूँ इसको, हमारे पास जो वाई क्रोमोसोम है ना उसका साइज लार्जर होता है, ठीक है, लार्जर होता है।
इसके जो जीन्स है ना, एक्स एक्स के केस में क्या होता है कि ये एक्स है फॉर एग्जांपल, और ये एक्स है, दोनों का सेम ही साइज है, साइज सेम है। इधर जो जीन्स होंगे वो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग होते हैं इस जीन्स के, इस वाले साइड के जीन्स पे, ठीक है, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है क्योंकि साइज सेम है दोनों का, और जीन्स आपस में कोरस्पॉन्डिंग सेम पोजीशन पे होंगे, जिसको अलील कहते हैं, ठीक है, अलील कहते हैं, दोनों सेम साइड पे होते हैं जो। अच्छा, यहाँ पे केस क्या होगा, टर्मिनल साइड पे जो एक जीन है वाई के अंदर, वो हमारे पास कोरिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ये देखें उसका साइज भी यहाँ तक है, तो यहाँ पे तो होगा ही नहीं वो, ठीक है, सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, उसका साइज ही छोटा है, तो उसके टर्मिनल साइड पे नहीं आएगा ना, कोरिस्पॉन्डिंग नहीं करेगा ये वाला जीन्स। तो जो इस कोरिस्पॉन्डिंग ना करने की वजह से इसका मतलब है कि देयर इज नॉन कोरिस्पॉन्डेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस वजह से हम कह देते हैं एक्स क्रोमोसोम इज हेमीजाइगस, हेमीजाइगस, ठीक है, हेमीजाइगस। इज दैट क्लियर टू यू? अभी समझ आई है कि नहीं डॉक्टर नूर? आपने हेट्रोजाइगस पूछा, अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज एन एक्स क्रोमोसोम, दोनों एक्स क्रोमोसोम है। यहाँ पे एक जीन है फॉर एग्जांपल ए, उसको छोटे, जब रिसेसिव होता है कोई चीज़ जो कि कम एक्सप्रेशन में कम कर रही होती है, हमारे पास जीनोटाइप क्या होता है, देयर इज जीन्स, अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स, और दोनों साइड पे जो क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं कोरिस्पॉन्डिंग लेवल पे, उनको अलील कहते हैं, ठीक है। एक अलील इस साइड कौन सा होता है जो कि जिसके होना ज़रूरी होता है, जो कि ज़्यादा फिनोटाइपिकली में मैनिफेस्टेशन कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो मैं ए कह देता हूँ, दिस इज़ द डोमिनेंट, और यहाँ पे जो रिसेसिव है दैट इज़ ए, स्मॉल ए, जो कि ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है। इन दोनों में से दोनों कलर को कोडिंग कर रहे हैं, कलर को, ठीक है, और कलर को। इनमें से जो ये वाला ए है ना, ये ज़्यादा डोमिनेंट है, ये ज़्यादा डोमिनेंट है, ये ज़्यादा कलर को दे रहा है, रेड कलर फॉर एग्जांपल, रेड कलर ऑफ आई, ये ज़्यादा इसको कोड कर रहा है फिनोटिपिकली, ये मैनिफेस्टेशन ज़्यादा दे रहा है। ये जो ए है ये भी मैनिफेस्टेशन दे रहा है रेड कलर में, बट ये कम दे रहा है, ठीक है, ये कम दे रहा है। अगर ये भी उतनी दे रहा होता जितनी ये ए वाला दे रहा है, तो इसको भी, इस जीन को भी हम ए कह देते, ये भी डोमिनेंट ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों, अगर ये स्मॉल है, रिसेसिव वाली साइड पे है, और ये डोमिनेंट वाला है जो कि ज़्यादा कोडिंग कर रहा है, दोनों हमारे पास कोडिंग तो कलर की कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, डिफरेंट हैं, दैट कंडीशन इज हेट्रोजाइगस। अगर दोनों सेमली मैनिफेस्टेशन कर रहे हो फिनोटाइप की, उस कंडीशन को हम ए जीन्स या अलील के साथ शो करते हैं, अगर दोनों सेम कोडिंग कर रहे हैं, तो वो जो सेम है दैट इज कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस, ठीक है। इसी तरह अगर दोनों रिसेसिव के फॉर्म में कर रहे हो, तो उनको दोनों को हम छोटे अल्फ़ाबेट्स के साथ शो करते हैं, ए, दैट कंडीशन इज़ आल्सो हमारे पास होमोज़ाइगस होती है। ठीक है डॉक्टर साहिबा? अच्छा, जी, जी, सुपरफिशियली कह रहे हैं कि वाक़ई आ रही है समझ? आइसोक्रोमोसोम का तो पता चल गया कि वो परपेंडिकुलर होती है। ओके, परपेंडिकुलर होता है, नॉट इन द लॉन्गिट्यूडिनल आइसोक्रोमोसोम, ये क्यों बताया हुआ है? अच्छा, ये समझ नहीं आती थी। डायग्राम के साथ इसमें ये कर दीजिएगा। अच्छा, ये हो गया। दूसरा सेल साइकिल, अच्छा, मैं नोट पैड से, ओके। जब मैंने अब याद कर ली हुई हैं, आपने ना ये पॉइंट्स याद रखने हैं फ्रॉम यहाँ से, ठीक है। दिस वन, मोस्ट कीमोसेंसिटिविटी स्टेज कौन सी होती है, दैट इज एस फेज, ठीक है, एस फेज होती है, रिमेंबर। और मोस्ट रेडियो सेंसिटिव कौन सी होती है, आपने प्रायोरिटाइज करना है, दैट इज एम फेज, एम फेज ओवर जी टू फेज, ठीक है, ये आपने याद रखनी है ऐसे। Radiotherapy damages cell in which phase of cell cycle, that is G2 phase, active mitosis। ये एमसीक्यूज आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप एस के कोई 13 में पढ़ोगे, कोई वहाँ पे मिलेगा, और कोई आप एस के सीरीज
लेटेस्ट में पढ़ोगे वहाँ पे मिलेगा, तो वो कंफ्यूज कर देते हैं हम ये कह देते हैं कि लॉन्गेस्ट फेज मैंने आपको बता दिया दैट इज द G1 फेज, और शॉर्टेस्ट फेज मैंने आपको बता दिया वो कौन सी होती है, G2 फेज। अच्छा, जस्ट अ मिनट। अच्छा, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव कौन सी है, दैट इज एम फेज। ठीक है, एम फेज ओवर G2 फेज। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया, ये तो मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट फेज, मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंस एस फेज। आई नो ये थोड़ा सा आपके लिए होगा, ये मतलब रट्टा लगाने वाली चीज़ें हैं। जो रेडियो सेंसिटिव होती हैं वो एस फेज होती हैं, जो सॉरी रेडियो रेजिस्टेंस जो होती है जिसमें डबल एस आ रहा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस RSIS, दैट इज एस फेज। ठीक है, रेडियो रेजिस्टेंस। और जो रेडियो सेंसिटिव होती हैं, रेडियो सेंसिटिव, डॉक्टर साहिबा प्लीज म्यूट योर सर। ओके, जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होती हैं वो हमारे पास एम फेज होती है और G2 फेज। ठीक है, एम फेज इज रेडियो सेंसिटिव और रेडियो रेजिस्टेंस इज एस फेज। ठीक है, और कीमो सेंसिटिव इज एस फेज। ठीक है, कीमो सेंसिटिव। अच्छा, रेडियो रेजिस्टेंस एंड कीमो सेंसिटिव एस फेज, कीमो सेंसिटिव रेडियो रेजिस्टेंस एस फेज, और रेडियो सेंसिटिव इज एम फेज। ठीक है, ये प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा ये वाले पॉइंट्स। अच्छा, रेडियो और इनको इनको एक्सक्लूड करने में ना देर लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। तो रेडियोथेरेपी डैमेज सेल साइकिल इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल, अगर आपसे पास ये पूछे, आपने ये वाला नहीं करना कि रेडियो जो सेंसिटिव है वो हमारे पास एम फेज है, तो एम फेज को क्लिक कर देंगे। रिमेंबर, जब रेडियोथेरेपी की बात करें कि वो डैमेज कर रहा है इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल, वो G2 फेज होगा। ठीक है, G2 फेज होगा, नॉट द रेडियो सेंसिटिव फेज जो कि एम फेज है। ठीक है, इस वजह से मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ आपको, रेडियो सेंसिटिव कीमो सेंसिटिव दोनों मिक्स कर देते हैं हम चीज़ों को। ओके, ये आप याद कर लेंगे ये वाले, अ, ये पॉइंट्स याद कर लेंगे आप लोग, डॉक्टर राना जिशान। ओके, ठीक हो गया, ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट्स होंगे, और दिस पॉइंट। ओके, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं दैट इज अबाउट कोलेजन्स, कोलेजन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, कोलेजन एंड कार्टिलेज। ओके, दिस इज द कोलेजन टाइप्स, और ये कार्टिलेज के टाइप्स होते हैं। अच्छा, कोलेजन्स में हमें रिमेंबर हमारे पास कितने तरह के हैं, दैट इज 4 टाइप्स में होते हैं, 5 टाइप्स, फिफ्थ भी होता है लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं किया गया। अच्छा, जो वन है ना दैट इज हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर, इसको कैसे याद करना है आपने, जो बोन है, बोन के साथ हमारे पास ये टेंडन है। सॉरी, क्या कह रही हैं? मैंने बोला ये हम इसमें क्यों कर रहे हैं, स्टोक का है ना ये तो। नहीं नहीं, ये बायोकेमिस्ट्री डबल ए के एमसीक्यूज के अंदर यही पूछे हुए हैं डॉक्टर साहिबा। ठीक है, वो उसके अंदर एमसीक्यूज पूछता है, इसी से रेलिवेंट मैं बताऊंगा कौन कौन से एमसीक्यूज पूछते हैं। अच्छा, दिस इज स्किन है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्किन, और यहाँ पे हमारे पास बोन, टेंडन, और हमारे पास जो और ये फेशिया ऑफ द मसल्स, और हमारे पास स्किन। ठीक है, दीज आर द स्ट्रक्चर जिसके अंदर टाइप 1 कोलेजन पाई जाती है। ठीक है, बोन, टेंडन, फेशिया एंड स्किन। दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दीज स्ट्रक्चर्स। ओके, इसी तरह हमारे पास जो टू होती हैं, रिमेंबर कार्टुलेज के अंदर, और कार्टिलेज के अंदर मोस्टली हमारे पास टू पाई जाती है। हमारे पास दो तीन तरह के होते हैं ना, हाइलाइन फिब्रू एंड इलास्टिक कार्टिलेज। हमारे पास मोस्टली कार्टिलेज के अंदर जो पाई जाती है कोलेजन टू पाई जाती है। ठीक है, कोलेजन टू पाई जाती है, लेकिन
एक एक्सेप्शन यहाँ पे होती है फाइब्रो कार्टिलेज, जिसके अंदर टाइप 1 एंड 2 दोनों पाई जाती है। ठीक है, रिमेंबर टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों पाई जाती है इन द फिब्रो कार्टिलेज के अंदर। ठीक है। अच्छा, कार्टुलेज 2 से याद रखना है, कार्टुलेज 2 टाइप 2 कोलेजन पाई जाती है हमारे पास। अच्छा, और हमारे पास किन किन कंडीशन में होती हैं? दो कंडीशन के दरमियान, दो दो चीज़ों के अंदर। आई के अंदर हमारे पास एक तो दो से मैंने आपको याद करवाया कार्टुलेज, ठीक है, टाइप 2 कोलेजन पाई जाती है, और दो दो चीज़ों के दरमियान ये जो हमारे पास बॉडी होती है, रिब्स की बॉडी होती है, उनके दरमियान मैंने आपको बताया था इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियस पल्पोसिस। सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस पल्पोसिस, और जो एनुलर फाइब्रोसिस उसका पेरिफेरल पार्ट होता है। अच्छा, जो न्यूक्लियर पल्पोसिस के अंदर भी दो रिब्स की बॉडी के दरमियान में भी जो चीज़ है उसके दरमियान में भी पाई जाती है। और हमारे पास आई का जो स्ट्रक्चर होता है, आई के चैम्बर्स के अंदर, अंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर जो होते हैं हमारे पास, ये वाला। अच्छा, उसके अंदर विट्रस ह्यूमर होता है ना, फ्लूइड के अंदर दो चैम्बर के दरमियान विट्रस, विट्रस बॉडी, उनके दरमियान में भी ये पाई जाती हैं। तो दो रिब्स के दरमियान में, आई के दो चैम्बर के दरमियान में, और दो जो कार्टिलेज है हमारे पास, कार्टुलेज, कार्टिलेज के अंदर भी हमारे पास ये पाई जाती हैं। ठीक है, कोलेजन टाइप 2। ठीक है, कार्टुलेज, 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 ठीक है, कार्टुलेज। ओके, टाइप 3 किसके अंदर पाई जाती हैं? रिमेंबर। ओके, ये हमारे पास पाए जाते हैं, कंसिडर यूट्रस, उसके अंदर हमारे पास रेटिकुलर फाइबर्स हैं, ये रेटिकुलर फाइबर हैं। क्या, और यहाँ पे हमारे पास दैट इज एन एम्ब्रियोनिक टिश्यूज, एम्ब्रियोनिक टिश्यू इम्प्लांट हुआ हुआ है, और ये जो इसको न्यूट्रिशन के देने के लिए रेटिकुलर फाइबर के साथ अटैच हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज अ ग्रैनुलेशन टिश्यू, ग्रैनुलेशन टिश्यू बन रहा है इन द यूट्रस, ग्रैनुलेशन टिश्यू बन रहा है, और यहाँ पे इसकी नरिशमेंट के लिए ब्लड वेसल्स आ रही हैं। सो टाइप 3 के अंदर हमारे पास अगर पूछे तो किन किन कंडीशंस में होंगी? दैट इज ब्लड वेसल्स के अंदर, ग्रैनुलेशन, यूट्रस के अंदर ग्रैनुलेशन जो कि उसने रेटिकुलर फाइबर्स ने बना दिए हैं। दैट इज अ सार्केस्टिक वे टू लर्न दीज थिंग्स। ठीक है, और ग्रैनुलेशन टिश्यू, रेटिकुलर फाइबर और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज के अंदर, एम्ब्रियोनिक टिश्यू के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक टिश्यू के अंदर। और फॉर बेसमेंट मेम्ब्रेन, सबसे नीचे पे है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर लेंस गिरे हुए हैं। ठीक है, दैट इज फॉर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड लेंस। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड लेंस के अंदर। अच्छा, ओके डॉक्टर नूर, ये आपको जो मैं डायग्राम बना के बता रहा होता हूँ, इज दिस रिमेम्बरेबल? आपको इजी रहता है मेमोराइज करने में या नहीं? ऐसे ही कह रहे हो कि वैसे ही कह रहे हो? फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी बताया। अच्छा, ठीक है, ओके। हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज ये आता है कि हमारे पास स्किन की मैक्सिमम इलास्टिसिटी कौन देता है, कौन सा कोलेजन देता है स्किन की मैक्सिमम इलास्टिसिटी? मैक्सिमम इलास्टिसिटी ऑफ स्किन, दैट इज टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 मैक्सिमम इलास्टिसिटी देता है ऑफ द स्किन। इसी तरह हमारे पास वुंड हीलिंग की बात करता है, वुंड, जो अर्ली वुंड हीलिंग की में कोलेजन आता है दैट इज टाइप 3, अर्ली वुंड हीलिंग के अंदर। जो लेट वुंड हीलिंग की बात करता है दैट इज टाइप 1। ठीक है, टाइप 1। ठीक है, वुंड हीलिंग के अंदर अगर पूछे कौन कौन से कोलेजन इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज 3 एंड 1। अगर अर्ली की बात करेगा दैट इज टाइप 3, और लेट की बात करेगा दैट इज टाइप 1। ठीक है, टाइप 1। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आती है कि अबाउट मार्फन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? व्हाट इज मार्फन सिंड्रोम? मार्फन सिंड्रोम हम अक्सर मिस कर देते हैं। ओके, मार्फन ऑटोसोमल। अच्छा, मार्फन सिंड्रोम को हम कोलेजन डिसऑर्डर के अंदर नहीं आता, अक्सर हम कोलेजन डिसऑर्डर के अंदर उसको ले आते हैं, बिकॉज ऑफ हाइपर मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स हो जाती है। जो कि क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, मार्फन सिंड्रोम के अंदर ना फिब्रिलिन डिफेक्ट होती है, फिब्रिलिन। फैन से याद रखना, फैन से, फैन ऊपर चलता है ना, मार्फन से फैन।
फैन ऊपर चलता है। एक तो चीज़ ये होती है हाइपर मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स हो जाती हैं, तो फिब्रिलिन इज़ डिफेक्टेड, फिब्रिलिन डिफेक्टेड होती है। और हमारे पास लेंस की ऊपर फैन ऊपर होता है, लेंस की अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस हो जाती है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस। अच्छा, किस कंडीशन के अंदर हमारे पास लेंस की डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो जाती है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस हो जाती है, होमोसिस्टिन्यूरिया, होमोसिस्टिन्यूरिया। ठीक है। इसी तरह एक और कंडीशन आती है जहाँ पे हमारे पास लेंस की डिस्प्लेसमेंट टेम्पोरल साइड पे हो जाती है, वो कौन सी होती है? एल्पोर्ट सिंड्रोम, एल्पोर्ट सिंड्रोम। कैनोट सी, कैनोट पी एंड हमारे पास सेंसिटिव डेफिनेटली होती है। ठीक है, एल्पोर्ट सिंड्रोम यहाँ पे द फोर्थ कोलेजन डिसऑर्डर जो होते हैं एल्पोर्ट सिंड्रोम। ठीक है, इसको याद कैसे करना? फॉर एग्जांपल एक लड़की है, एयरपोर्ट पे जा रही है, और अच्छा, सेंसी न्यूरो डेफनेस होती है इसके अंदर, उसने माइक लगाए हुए हैं, क्या लोग उसको आवाज़ें देना उसको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, एयरपोर्ट पे जा रही है, एयरपोर्ट जहाज़ वाले इलाकों पे। ठीक है, और सनग्लासेस भी उसने लगाए हुए हैं, ऐसे ऐसे सनग्लासेस लगाए हुए हैं, और उसको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। कैनॉट सी, कैनॉट हियर। ठीक है, सेंसी न्यूरो डेफनेस होगी, उसने जो गानों के लिए लगाया हुआ है, एयरपोर्ट पे है, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट सिंड्रोम। और उसने माइक वो लगाया हुआ है, हैंडसेट लगाया हुआ है, सेंसिटिव डेफनेस। और उसने वो लगाए हुए हैं, ग्लासेस लगाए हुए हैं, कैनोट सी। ठीक है, कैटरेक्ट वगैरह। और यहाँ पे उसकी कैनोट पी, कैनोट पी रीनल रीनल डिसफंक्शन भी आ जाता है एल्पोर्ट सिंड्रोम के अंदर। अच्छा, गुड पास्टर सिंड्रोम जो कि हमने पढ़ा था रीनल के अंदर, दैट इज आल्सो टाइप 4, टाइप 4 हमारे पास कोलेजन डिफॉर्मिटी होती है। ओके फाइन। मैंने आपको क्या बताया कि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस। और मार्फन सिंड्रोम का सिनेरियो क्या होता है कि एक सर्कस में काम कर रहा है बंदा, और उसकी सडनली डेथ हो गई है, हाइपरटेंसिव भी था। व्हाट विल बी द कॉज ऑफ डेथ? एओर्टिक डायसेक्शन। सॉरी, एओर्टिक, एओर्टिक डायसेक्शन इज द कॉज ऑफ डेथ। माइक्रोप्रोलैप्स में डेथ क्या होगी? डेथ क्यों ना होगी माइक्रोप्रोलैप्स के अंदर? अच्छा, सर्कस के अंदर वो काम कर रहा है, लेंस उसका। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा, करेक्ट। सिनेरियो का मैंने जो अभी बात की, सर्कस में बंदा काम कर रहा है, ठीक है, उसकी जो है ना हाइपोटेंसिव भी है, और काज ऑफ डेथ क्या होगी उसके अंदर, वो इस तरह सिनेरियो होता है। वो एक्चुअली सर्कस में काम कर रहा है, इसका मतलब दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द मार्फन सिंड्रोम बिकॉज ऑफ हाइपर मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, इसीलिए वो सर्कस में काम करके अपनी जो है ना जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा हिला हिला के सर्कस में तमाशा दिखा रहा होता है, हालांकि उसको सिंड्रोम होता है मार्फन सिंड्रोम का। अच्छा, उसके बाद उसकी जो है ना चेस्ट पेन में हो रही होती है ड्यू ड्यू टू एओर्टिक डाइसेक्शन। ठीक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है, एओर्टिक डाइसेक्शन उसके अंदर हो जाती है इसके। ठीक है, एओर्टिक एन्यूरिज्म भी हो जाती है, और डाइसेक्शन भी हो जाती है। अच्छा, हमारे पास हमने इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म पढ़ी थी, वो कौन सी होती है मोस्ट कॉमन? इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म, पेरी और सेकुलर एन्यूरिज्म, वो किस किस कंडीशन के अंदर होती है? बेरी और सेकुलर एन्यूरिज्म। नहीं, नहीं, वो तो एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर एन्युरिज्म थोड़ी होगा डॉक्टर साहिबा। वो तो हमारे पास ब्लॉकेज करवाएगा ना, ब्लड को इस्कीमिया करवाएगा। ये जो हमारे पास नहीं डॉक्टर साहिबा, आप समझ नहीं कौन सी कंडीशंस के अंदर बेरी एन्युरिज्म होता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है, पॉलीसिस्टिक, यस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। और एक और कंडीशंस होती हैं, एक और कंडीशन होती है, पोलिस सीकेडी होती है, एक और कंडीशन होती है अडल्ट पॉलीसिस्टिक कंडीशन, एक और होती है। ओके, नोबडी रिमेंबर एन्यूरिज्म। ओके, माइंड में आता है तो आई विल लेट। अच्छा, ये हमने कर लिए, उधर चले गए, एन्यूरिज्म की तरफ चले गए। एओर्टिक एन्यूरिज्म एंड पेरी एन्यूरिज्म, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या है? दैट इज ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है, दिस इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। एमसीक्यूज क्या आते हैं कि पेशेंट है, उसमें ब्लू स्क्लेरा है,
मल्टीपल फ्रैक्चर ऑफ द बोन हो रहा है, मल्टीपल फ्रैक्चर ऑफ द बोन हो रहे हैं, कौन सी कंडीशन होगी? दैट इज ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, दैट इज ड्यू टू डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ द टाइप 1 कोलेजन सिंथेसिस। इसी तरह ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे से इस तरह एमसीक्यूज आता है कि दो सिबलिंग्स हैं, ठीक है? दो सिबलिंग्स को लाइक ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हुआ है, और उसके पेरेंट्स को कोई कैरियर नहीं है, कोई भी चीज़ कैरियर नहीं है, उसके पेरेंट्स जो हैं। एक सिबलिंग है, उसको ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो गया, ठीक है? व्हाट विल बी द काज़ ऑफ इनहेरिटेंस? क्या होगा? लेकिन फादर और पेरेंट्स के अंदर किसी को कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं है, कैरियर नहीं है कोई भी, तो क्या होगा? दैट विल बी मोसेसिज्म, मोसेसिज्म, ठीक है? मोसेसिज्म, मोसेसिज्म क्या होता है? देयर इज एन ओ मोसेसिज्म, मोसेसिज्म क्या होता है? देयर इज एब्नॉर्मल जर्म लाइन सेल, मोसेसिज्म, ठीक है? प्रेजेंट्स इन द बॉडी, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती। हमारे पास जो एक ही जर्म लाइन सेल होता है ना, जर्म लाइन सेल किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी ने गोनेड्स वगैरह बनाने हैं, टेस्टिस और ओवरीज वगैरह बनानी है, उसका एक ही जर्म लाइन सेल से आएगा। अगर एबनॉर्मली दूसरा हमारे पास जर्म लाइन सेल आ गया जो कि एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को हम कह देते हैं मोसेसिज्म, ठीक है? मोसेसिज्म जो कि इस कंडीशन के अंदर आया, ऑटोसोमल अगर डोमिनेंट है तो डेफिनेटली उन दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट कैरियर होना लाजमी था, ठीक है? दैट विल बी कंडीशन टू ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर दोनों हमारे पास नॉर्मल है, इसका मतलब है कि वो अ, उस उन पेरेंट्स की वजह से ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, दैट इज अ मोसेसिज्म कंडीशन, ठीक है? मोसेसिज्म कंडीशन है कि एब्नॉर्मल जर्म सेल्स आ गए हैं उसके अंदर। ओके, इज अच्छा, अच्छा, एहलर डैनलोस सिंड्रोम के अंदर हमारे पास होता है सब एनोरिज्म, इंट्राक्रैनियल एनोरिज्म। यस, क्या होता है? अ, जी जी, इसके अंदर वो वाला हमारे पास सब रेक्टाइड एनोरिज्म जो कि सेकुलर और बेरी एनोरिज्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सेकुलर एंड बेरी एनोरिज्म। अच्छा, अच्छा, ये एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास विच टाइप ऑफ एल्डर डैनलोस सिंड्रोम इनहेरिटेड बाय ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव से जो एहलर डैनलोस सिंड्रोम हमारे पास इनहेरिटेड होता है बाय ऑटोसोमल रिसेसिव, वो कौन सा होता है? वेस्कुलर एटिपिकल, काइफोस्पोलियोटिक, या आर्थ्रो स्पोलियोटिक, कौन से वाला होता है? दैट इज काइफोस्पोलियोटिक, ठीक है? जो ऑटोसोमल रिसेसिव से इनहेरिटेड पैटर्न होता है, काइफोस्पोलियोटिक, काइफोस्पोलियोटिक, काइफोस्पोलियोटिक। अच्छा, kyphoscoliotic, just learn it. Kyphoscoliotic abnormal positions of the spinal cord, ठीक है? अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? दो कंडीशंस जो मैंने बताई थी, एक सीकेडी होती है, एक होती है एलर डेनलोस सिंड्रोम। अच्छा, एक फॉर एग्जांपल अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आगे को निकल जाए, तो उसको एक होती है लॉर्डाइसिस, जो साइड्स पे ऐसे ऐसे घूम के आती है, साइड से ऐसे घूम के ऐसे, उसको स्पोलियोसिस कहते हैं। और आगे को जो चेस्ट को थी, ठीक है? अगर ये बॉडी है ना, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है पूरी, ये बॉडी है, अगर चेस्ट वाली साइड पे वो आगे को खुबी हुई है, तो उसको कहते हैं आगे को। तो हमारे पास काइफोसिस, ठीक है? आगे को खुबी हुई है। अगर हमारे पास यहाँ से आगे को होती है नीचे वाली लंबर साइड पे, लॉर्डोसिस कहते हैं, ठीक है? अगर हम उसको साइड से देखते हैं, एस शेप बन जाती है, एस, उसको स्कोलियोसिस कह देते हैं। ये इसकी वेरिएंट्स होती है ना स्पाइनल कॉर्ड की एब्नॉर्मेलिटी। अगर ये सीधी है ना,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीधी है, अगर चेस्ट थोरैसिक एरिया को आगे को निकली हुई है, दैट इज काइफोसिस, ठीक है। अगर हमारे पास लंबर एरिया को आगे को निकली हुई है तो लॉर्डोसिस। और अगर हमने साइड से देखा है वो हमारे पास सीधी होने के बजाय ऐसे एस शेप आ रही है, स्कोलियोसिस, ठीक है, स्कोलियोसिस। तो यहाँ पे क्या होती है, काइफोस्कोलियोसिस। काइफो एंड स्कोलियोसिस, साइड से ऐसे एस शेप भी होती है, और हमारे पास ऊपर चेस्ट वाली साइड पे अंदर को खूबी भी होती है। ओके, ये चीज़ें समझ आ रही हैं आप लोगों को? प्लीज़ लेट मी नो। डॉक्टर साहिबा। ये क्या बता, अच्छा एल्डर डैनलोस, अच्छा एल्डर, अच्छा जो विच टाइप ऑफ एल्डर डैनलोस सिंड्रोम इनहेरिटेड बाय ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, वो टाइप पूछ रहा है बाय ऑटोसोमल रिसेसिव, दैट इज काइफोस्कोलियोटिक, ठीक है, काइफोस्कोलियोटिक होता है एल्डर डैनलोस सिंड्रोम। ये मैंने एमसीक्यूज आपको बताया जो कि आता होता है, ठीक है। ओके, दूसरा हम इसकी ही बात कर लेते हैं, कार्टिलेज की। मैंने आपको बताया कि जो जितने भी कार्टिलेज हैं उनके अंदर टाइप टू होती है, कोलेजन, टाइप टू कोलेजन होती है। एक चीज़ जो कोलेजन के अंदर मैंने बात आई थिंक से पहले की हुई है, हमारे पास कोलेजन सिंथेसिस के अंदर कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है? विटामिन सी। और किन की हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है, रेजिड्यू की? फोरलीन एंड, ये तो काफ़ी दफ़ा बता दिया ना, पैर और लेग मैंने आपको बताए थे, पोरोलीन एंड लाइसिन, ठीक है, पोरोलीन एंड लाइसिन, ठीक है, पोरोलीन एंड लाइसिन। ओके, और हमारे पास रीमॉडलिंग ऑफ द बोन कौन सी करवाती हैं? विटामिन, विटामिन बी, रीमॉडलिंग ऑफ बोन। मैंने आपको बताया नहीं है, ढांचों की मॉडलिंग हम देख रहे हो। विटामिन सी इतनी दफ़ा मैंने बताया, आपको फिर भूल जाते हैं। ढांचा है वो, हड्डियों का ढांचा है, उसकी हम मॉडलिंग देख रहे हैं। वी आर सीइंग द मॉडलिंग ऑफ ढांचा ऑफ बोन्स, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी होता है। जो मिनरलाइजेशन ऑफ बोन करवाता है, डेट इज डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स, वो विटामिन डी होती है। डी मिनरलाइजेशन जो करता है, डिस्ट्रक्शन, पैरा थायराइड हार्मोन थ्रो अवे, ठीक है।
ओके। आप लोग ये क्यों बार-बार ब्लंडर क्यों कर रहे हैं ये वाले पॉइंट्स में? आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स। अच्छा, ये वाला दोबारा रिपीट कर देता हूँ मेरा। डॉक्टर रूसा इज़ हियर, डॉक्टर रूसा इज़ हियर। ओके, डॉक्टर इकरा, आप प्लीज़ रिपीट कर दें व्हिच डू द मिनरलाइज़ेशन ऑफ द बोन। चलें आप बता दें। डॉक्टर इकरा को नहीं आता? अच्छा चलें डॉक्टर नूर आप बता दें। पूछें, बता दें डॉक्टर नूर, मिनरलाइज़ेशन ऑफ बोन इज़ डन बाय। ओके, ओके, मिनरलाइज़ेशन ऑफ बोन। हुँ, मिनरलाइज़ेशन विटामिन डी, डीमिनरलाइज़ेशन इज़ पीटीएच। जी, जी। और हमारे पास मिनरलाइज़ेशन इज़ विटामिन डी, ठीक है? डिपोज़िशन ऑफ कैल्शियम जो है, और रिमॉडलिंग विटामिन सी। और बफर कौन-सा होता है बोन का? ओके, बफर कौन-सा होता है? बफर बोन का? बफर कौन-सा होता है डॉक्टर नूर? ओके, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को? हेलो? अच्छा, आ रही है। मुझे ये बताएँ कि बफर ऑफ बोन कौन इश्यू आ रहा है? यस, यस। किसने बोला है अभी? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, मैं तो चीख-चीख, पूछ-पूछ के थक गया हूँ। अच्छा, मेजर बफर ऑफ अच्छा, आवाज़ नहीं थी आ रही। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम मैं पीछे से भी पूछा आपने, तो इतना सैटिस्फैक्टरी तो नहीं है। खैर, बट इट इज़ गुड, लिटिल बिट गुड। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं देना चाह रहा हूँ, अच्छा, बार बॉडीज़ क्या होते हैं? ओके, लेट मी सी। ओके, मैंने बार बॉडीज़ का थोड़ा-सा कंसेप्ट दे दूँ? नहीं, कार्टिलेज का रहता था हमारा। हम कार्टिलेज की बात कर लें, ठीक है? कार्टिलेज, हाइलाइन फिब्रो एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ईएनटी कार के साथ याद किया हुआ है। ईएनटी कार के साथ दैट इज़ एपिफिज़ियल कार्टिलेज, नेज़र कार्टिलेज। मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ था, लाइक एक ईएनटी की कार है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है? और ये सारी चीज़ें में क्या होता है, एपिफिज़ियल कार्टिलेज ऑफ ग्रोइंग बोन, ठीक है? ये एपिफिज़ियल कार्टिलेज, ग्रोइंग बोन की एपिफिज़ियल कार्टिलेज। और उसके बाद हमारे पास नाक पड़ा हुआ है, दैट इज़ नेज़ल कार्टिलेज। और उसके बाद थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है, दैट इज़ थायराइड कार्टिलेज, ठीक है? ईएनटी। तो ये दैट इज़ एपिफिज़ियल कार्टिलेज फॉर ई। एन से नेज़ल कार्टिलेज। यू नो निमोनिक्स, जब हम ईएनटी कार याद कर लेते हैं ना इस तरह, तो ये वाली तो हमें, ये वाली तो याद रहती हैं पहले पहले अल्फ़ाबेट्स, लेकिन आगे वाली चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है? एंड यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसका हल यही होता है कि उस चीज़ को इमेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जब आप किसी चीज़ को इमेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, और वो ही आपको एमसीक्यूज़ वाले डे में हेल्पफुल होगी, ठीक है? और क्योंकि एमसीक्यूज़ के अंदर आपके पास ऑप्शंस आनी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाइलैंड कार्टिलेज। उसने इंटरवर्टिब्रल का डेज और दूसरी इधर-उधर की दी होगी। अगर आपने इस तरह इमेज बनाई होगी, बार-बार देखा होगा, उसने कोई वर्ड एक क्लिक किया होगा, तो आपकी इमेज में से आप उठा के उसको ईज़िली पिकअप कर लोगे, ठीक है? दैट इज़ गुड वे टू पिक अप एमसीक्यूज़। तो एपिफिज़ियल कार्टिलेज, नेज़ल कार्टिलेज आ गया, थायराइड कार्टिलेज आ गया। उसके बाद हमारे पास जो क्रिकॉइड कार्टिलेज आ जाते हैं, और आर्टिकुलर और रेटिनाइड कार्टिलेज, ठीक है? आर्टिकुलर और रेटिनाइड कार्टिलेज। और उसके बाद जो रिब्स की हमारे कोस्टल कार्टिलेज आ जाते हैं, ठीक है? ये वाले सारे इस तरह आपने ये याद कर लेना है। और इसको मैंने गैमी से याद किया। रिमेंबर, जो हमारे पास फिब्रो कार्टिलेज होते हैं, दैट इज़ टाइप
वन एंड टाइप टू दोनों इसके अंदर कोलेजन्स होते हैं, ठीक है। कोलेजन्स, कोलेजन विटामिन सी हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। एक पेशेंट है, सोलली डिपेंड्स कर रहा है ऑन द फिशरमैन है, फॉर एग्जांपल फिशरमैन है, गम्स ब्लीडिंग हो रही है, व्हाट विल बी द कॉज ऑफ हिज गम ब्लीडिंग? यस, विटामिन विटामिन सी डेफिशिएंसी, ठीक है, विटामिन सी डेफिशिएंसी। इसी तरह अगर वो कहते हैं कि फिशरमैन है, उसको हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ है, तो उसकी क्या काज होगी? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, डाइफोलोबोथ्रियम, डाइफोलोबोथ ये वो तो विटामिन बी 12 है ना, वो पैरासाइट पूछता है। डाइफोलोबोथ्रियम लेटम इन्फेक्शन ना, डाइफोलोबोथ्रियम लेटम, ठीक है। इसी तरह अगर वो माइक्रोसिटिक एनीमिया की बात करते, फिशरमैन है विद माइक्रोसिटिक एनीमिया, फिर कौन सा होगा? माइक्रोसिटिक एनीमिया, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, ठीक है। फिशरमैन है, गम्स ब्लीडिंग हो रही है, काज ऑफ ब्लीडिंग पूछ रहा है, विटामिन सी डेफिशिएंसी, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की एमसीवी की वैल्यू दी हुई है, वो इंक्रीज है, और इन्फेक्शन पूछा हुआ है, या व्हाट विल द एटियोलॉजिकल एजेंट्स, व्हाट विल बी द काज, डाइफोलोबेथ्रियम लेटम, अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर माइक्रोसिटिक एनीमिया की बात कर रहे हैं, दैट विल बी एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। ये क्लियर है आप लोगों को? इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, ओके, ओके। इसी तरह अगर वो डेंटिस्ट्री की में गया हुआ है, गर्ल है और उसमें टूथ एक्सट्रैक्शन करने के बाद इमीडिएटली ब्लीडिंग हो रही है, फिर क्या होगा? क्या होगा? जी जी डॉक्टर, जी जी, डायग्नोसिस क्या होगा? डायग्नोसिस क्या होगा? इजी वन कल ही पढ़ाया मैंने। डॉक्टर बख्तावर, आपने हीमोफीलिया क्यों कहा? मैंने गर्ल की बात की है, दैट इज अ गर्ल, ठीक है। तो यू शुड गिव मी अ डिफरेंशियल दैट इट मे बी हीमोफीलिया और इट मे बी बोन विली ब्रेड डिजीज, ठीक है। हीमोफीलिया मोस्ट लाइकली इट मे बी सी टाइप, ठीक है, हीमोफीलिया मे बी सी टाइप, बिकॉज इट इज दैट हीमोफीलिया जो कि हमारे पास हीमोफीलिया सी इज ऑटोसोमल रिसेसिव। बाकी जो ए बी होता है वो कौन सा होता है? एक्स लिंक रिसेसिव डॉक्टर साहब, डोमिनेंट क्यों? मुझे लगता है वो आपको इमेज मुझे जल्दी दिखानी पड़ेगी, वरना आपके ये डोमिनेंट रिसेसिव रिसेसिव वाली क्लियर नहीं होनी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, फाइन। तो ये गैमीज के साथ आपने याद करना है, फिब्रोकार्टिलेज दैट इज ग्लिनाइड लेब्रम, ठीक है, और एस्टेब्लो लेब्रम और मेनिस्काई, और उसके बाद इंटरवर्टिब्रल डिस्क। टाइप टाइप 3 कार्टिलेज, ओके, नसीब। टाइप 1 एंड 2 इसके अंदर दोनों पाई जाती हैं, ठीक है, जो मैंने अभी तक पढ़ा हुआ है। टाइप 3 कार्टिलेज के अंदर लिखा हुआ है फिब्रो कार्टिलेज, उसने कोई उसकी टाइप सब टाइप तो नहीं लिखी हुई? ओके, टाइप थी, ओके, आई विल चेक इट अगेन, लेकिन अभी तक मैंने कभी किसी ऐसे स्टूडेंट का नहीं पढ़ा जिसने फिब्रो कार्टिलेज को टाइप 3 में मुझे पॉइंट आउट किया हो। ओके, आई विल लुक फॉर इट। अच्छा, इलास्टिक कार्टिलेज दैट इज, थैंक यू डॉक्टर साहिबा, ये किस कौन थी जिन्होंने पॉइंट आउट किया है? डॉक्टर, ओके डॉक्टर इज़ा, आप एमएनएस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दैट इज ईयर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यूज आता है, इधर से याद आ गया कि हमारे पास जब स्वेलिंग कर रहे होते हैं, व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग स्वेलिंग? क्या प्रायोरिटी होती है ड्यूरिंग स्वेलिंग? क्या? ये मैंने बताया था आप लोगों को। यस, एपनिया, पार्शियल होल्ड, yes, partial holding of breathing, the first priority।
उसके बाद दूसरी चीज़ होती है देयर इज़ एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड, ठीक है? और तीसरी चीज़ होती है देयर इज़ फॉरवर्ड एंटीरियर मूवमेंट ऑफ एपिग्लोटिस, ठीक है? वो तीसरी चीज़ हो जाती है। सो एपनिया, वोकल कॉर्ड एडक्शन और फिर एपिग्लोटिस की मूवमेंट एंटीरियर एंड फॉरवर्ड। ओके, फाइन। अच्छा, दूसरी आप चीज़ें, ओके वी हैव 30। बार बॉडी की बात करते हैं। बार बॉडी का बड़ा कन्फ्यूजन होती थी, स्टूडेंट मसला होता था, सो आई मेक एन ओके, व्हाट इज बार बॉडी? बार बॉडी क्या होती है? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस वन, ठीक है? बार बॉडी ये होती है। अच्छा, बार बॉडी जो होती है ना, इट इज नॉट कम्प्लीटली इनएक्टिव, ये इनएक्टिव नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, फीमेल है, फीमेल के अंदर हमारे पास क्या होती है, देयर इज एक्स एक्स क्रोमोसोम होती है ना, एक्स एक्स क्रोमोसोम होती है फीमेल के अंदर। तो उसके अंदर बार बॉडी कितनी होगी? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस वन, ठीक है? दैट इज वन बार बॉडी होगी, ठीक है? अगर फीमेल है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम के अंदर, यू नो टर्नर सिंड्रोम इज एक्स ओ, ठीक है, एक्स ओ, तो इसके अंदर बार बॉडी कितनी होगी? ज़ीरो बार बॉडी, ठीक है? ज़ीरो बार बॉडी, वन नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइनस वन आ गया, तो वन माइनस वन दैट इज ज़ीरो। ओके, दैट इज नॉट कंप्लीटली इनएक्टिव, ठीक है? इट इज नॉट कंप्लीटली इनएक्टिव, जो कि हम पढ़ते हैं दैट इज कंप्लीटली इनएक्टिव, दैट इज रॉन्ग। इट इज नॉट कंप्लीटली इनएक्टिव। अच्छा, बार बॉडीज आर द इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम बट नॉट completely inactive, ठीक है? नॉट completely inactive in two X chromosomes like in female, ठीक है? फीमेल एक्स एक्स इज एक्टिव। अच्छा, ये मेरे नोट्स होते थे, उनमें से मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अच्छा, इज एक्टिव एंड सेकंड एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिव, ठीक है? ओके, एब्सेंस, ये जो मसला करता है एब्सेंस ऑफ बार बॉडी, एब्सेंस ऑफ बार बॉडी, अगर वो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम की फीमेल में बात कर रहा है, दैट इज डायग्नोस्टिक फॉर द टर्नर सिंड्रोम, ठीक है? अगर वो प्रेजेंस ओके, presence of bar body in males is diagnostic of Klinefelter syndrome, ठीक है? रिमेंबर दीज थिंग्स। अगर एब्सेंस ऑफ बार बॉडी की बात कर रहा है इन फीमेल के अंदर, ठीक है? फीमेल के अंदर एब्सेंस ऑफ बार बॉडी, एब्सेंस ऑफ बार बॉडी इन फीमेल के अंदर, वो हमारे पास होता है दैट इज टर्नर सिंड्रोम का, ठीक है? टर्नर सिंड्रोम का। और हमारे पास प्रेजेंस ऑफ बार बॉडीज इन 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 मेल्स के अंदर, नॉर्मली मेल के अंदर बार बॉडी प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी? मेल के अंदर बार बॉडी प्रेजेंट होती है या नहीं होती? नहीं होगी ना, क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं ना, उनके अंदर नहीं प्रेजेंट होती। अगर बार बॉडी उसके अंदर प्रेजेंट है, सो इट्स मीन दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, देयर इज एक्स एक्स वाई, ठीक है? एक्स एक्स वाई होता है, डबल एक्स और वाई। अगर वो प्रेजेंट है मेल के अंदर, सो इट्स मीन दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर फीमेल के अंदर बार बॉडी प्रेजेंट होती है या नहीं होती, दैट इज वन प्रेजेंट होती है नॉर्मली। अगर वो फीमेल है उसके अंदर बार बॉडी हमारे पास एब्सेंट है, इसका मतलब है दैट इज अ टर्नर सिंड्रोम। नॉर्मली एक एक्स क्रोमोसोम है, इसका मतलब दैट इज अ टर्नर सिंड्रोम, ठीक है? अच्छा, एब्सेंट इन टर्नर syndrome, scanty in Turner syndrome, diagnostic for Turner syndrome. So these are the points which asked in the past paper. एब्सेंट की बात करें, स्केंटी की बात करें और डायग्नोस्टिक की बात करें, वो टर्नर सिंड्रोम होते हैं। प्रेजेंट इन दैट इज, अगर वो अगेन मेल की बात करता है, दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। वन बार बॉडी, जी जी, टू बार बॉडीज हमारे पास ट्रिपल एक्स सिंड्रोम जो होती है, ठीक है? ट्रिपल एक्स सिंड्रोम जितने भी हैं, एक्स 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 वाई, टू बार बॉडीज आती हैं। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, और उसके अंदर हमारे पास आ जाता है वो पार्शियल मोल या यस, पार्शियल मोल के अंदर आ सकती है, जिसमें 69 आ जाती है। 69 जीनोटिपिकली आती है हमारे पास मैनिफेस्टेशन, पार्शियल मोल। और दूसरी फ्रेजाइल नहीं, फ्रेजाइल के अंदर नहीं होती, ट्रिपल एक्स होती है। अच्छा, ओ एक्स किसके अंदर होती है?
प्रेजेंट इन क्लाइंफैक्टर के अंदर आ जाती है। वन बार बॉडी, रिमेंबर दिस इज द प्रायोरिटी। यू कैन सी दैट वन बार बॉडी नॉर्मल फीमेल के अंदर भी होती है, क्लाइंफैक्टर के अंदर भी होती है। ठीक है, अगर हमने प्रायोरिटाइज करना होता है तो प्रायोरिटाइज शुड बी नॉर्मल फीमेल। ठीक है, नॉर्मल फीमेल। तो अक्सर ये एमसीक्यूज आ जाता है, उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कंटेन बार बॉडीज, तो उसने क्लाइंट फैक्टर भी दिया होता है, नॉर्मल फीमेल भी दिया होता है। नॉर्मल फीमेल के अंदर क्या होता है, एक्स एक्स, और क्लाइंट फैक्टर के अंदर क्या होता है, रेड इज एक्स एक्स वाई। ठीक है, तो दोनों के अंदर एक बार बॉडी प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या प्रायोरिटी होगी, नॉर्मल फीमेल को हमने प्रोटाइज करना होगा क्लाइंट फैक्टर। ठीक है, और रिमेंबर दीज और एमसीक्यूज क्या आते हैं, दैट इज दे आर यूजुअली इनएक्टिव बट नॉट कंप्लीटली इनएक्टिव। ठीक है, और इसका हमारे पास और भी एमसीक्यूज आते हैं, लाइक ये मोनोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, और अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अराउंड मोनोसाइट्स किस सेल में प्रेजेंट होंगे, दैट इज सेल कौन सा हम देखते हैं, दैट इज मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स और अराउंड इट्स न्यूक्लियस। और कहाँ से लेते हैं, बक्कल मिक्यूजा की हम वो स्वैपिंग लेते हैं। ओके, ये दो पॉइंट्स क्यों नहीं यहाँ पे आए? अच्छा, सैंपलिंग हम कहाँ से लेते हैं, दैट इज बकल मिक्यूजा से लेते हैं। और हमारे पास इसको हम फिल्टर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं अंदर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स अराउंड इट्स न्यूक्लियस, सेल्स की बात करें न्यूट्रोफिल्स अराउंड इट्स न्यूक्लियस, साइट की बात करें फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बार बॉडीज, दैट इज बक्कल मिकोजा। ठीक है, बक्कल मिकोजा। ओके, अब और अंडर लाइट्स को लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द फीटस। ओके, अब मेरा नहीं ख्याल कि इससे अलावा बार बॉडी के अलावा कोई और एमसीक्यूज आया हुआ है पास पेपर के अंदर। ठीक है, अगर अब भी कोई एमसीक्यूज गलत करे तो फिर वो उसकी ही ब्लंडर होगा। है, सो दिस वर अबाउट बार बॉडीज। अच्छा, नेक्स्ट हम एक मैं आपके साथ विटामिन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, विटामिन। और बिफोर गोइंग इनटू द विटामिन्स, मैं एक वो बात करना चाह रहा हूँ एटीपी के वाले से। ठीक है, एटीपी के वाले से। अच्छा, हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है, एटीपी है ना, सोर्स ऑफ एटीपी होता है। और एटीपी, हाँ हाँ, एटीपी जो है उसका हमारे पास कौन सा फोस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है सो दैट इट गिव अस एनर्जी, कौन सा होता है, दैट इज टर्मिनल फोस्फेट। ठीक है, टर्मिनल फोस्फेट ब्रेक डाउन होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। सपोज हमारे पास एक्टिन एंड मायोसिन है, और हमारे पास दिस इज अ मायोसिन। ठीक है, आपको पता है कि जो आर्म्स होती हैं दैट इज ऑन द मायोसिन्स के ऊपर होते हैं। जो एक्टिन है उसके, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एक्टिन, जो क्रॉस आर्म होते हैं वो मायोसिन के होते हैं, ऐसे। अगर वो एक्टिन के साथ अटैच है, एटीपी हमारे पास एब्सेंट है, तो ये कंडीशन क्या होगी, दैट इज रिगर मोर्टिस। ठीक है, रिगर मोर्टिस। फॉर एग्जांपल अगर हमने अटैच उसको पुश करवाने के लिए ना एटीपी चाहिए होता है, और डिटैचमेंट ऑफ द मायोसिन जो साइड आर्म्स होते हैं, इसकी डिटैचमेंट करवाने के लिए भी एटीपी की ज़रूरत होती है। अगर एटीपी नहीं होते हैं हमारे पास तो ये अटैच रहेंगे, जैसे कि डेथ, आफ्टर डेथ हमारे पास एटीपी नहीं बनती ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन से। सो हमारे पास ये जो क्रॉस आर्म्स होते हैं ऑफ द मायोसिन्स वो डिटैच नहीं होते एक्टिन से, तो हमारे पास सख्त कंडीशन हो जाते हैं बॉडी की, उस कंडीशन को कहते हैं राइगर मोटिस। ठीक है, राइगर मोटिस कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास जो टोटल एटीपी बनते हैं, नेट एटीपी दैट इज 38 बनते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन से बनते हैं। हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मैलेट एस्पार्टेट शटल, वी आर नॉट गोइंग इनटू द पाथवेज कैसे चलता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। ठीक है, और एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास कितनी कितनी एटीपी बनते हैं। तो जो हमारे पास एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है, उसके अंदर हमारे पास 2 बनते हैं। ओके, एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस,
एनएरोबिक, जिस विदाउट ऑक्सीजन, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास एटीपी बनते हैं। इसी तरह हमारे पास जो आर्सेनिक पॉइजनिंग अगर हो जाए हमारे पास, कोई एटीपी नहीं बनेगा। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर दो बनते हैं, आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर हमारे पास जीरो। लेड पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है हमारे पास, व्हाट हैपन इन लेड पॉइजनिंग, डीमाइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है, रिस्ट ग्रोथ हो जाती है। और हमारे पास लेड पॉइजनिंग के अंदर और क्या चीज़ें आ जाती हैं, अनीमिया कौन सा होता है, यस बेसोफिल स्टिफनिंग, बेसोफिल स्टिफनिंग, यस माइक्रोसिटी का नहीं, ग्रेट, ओके। तो ये इसी तरह फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह ना आपने इधर उधर घुमाना है सारे चैप्टरों में से, एक ही चैप्टर की तरफ ना रखा करें। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा सा लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, 38 हो गया, दो हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में आ गए, जीरो इन द आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास होती है मैलेट एस्पार्टेट शटल, मैलेट एस्पार्टेट शटल। जो जिगर होते हैं ना, जिगर जिगरी दोस्त, हम उनसे मिलते हैं हंस के, ठीक है, हंस के मिलते हैं। तो जिगर से याद रखना है दैट इज लिवर, मिलना, और मिलना टू द जिगर्स, तो मिलना से मेलेट, मिलना से मेलेट, एस्पार्टेट, हंस के एस्पार्टेट शटल, ठीक है, मेलेट एस्पार्टेट शटल। और ये कहाँ पे, जिगर से लिवर एंड हार्ट के अंदर, जो दिल के और जिगर के करीब होते हैं। तो हार्ट एंड लिवर के अंदर ये वाला होता है। और उसके अंदर हम बत्तीसी दिखा के उनके साथ मिलते हैं, जो जिगर होते हैं, दिल के और जिगर के करीब होते हैं, उनसे हम बत्तीसी दिखा के मिलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास बत्तीसी से बत्तीस, बत्तीस हमारे पास एटीपी बनते हैं, दैट इज 32 एटीपी इन द मैलेट, जिनसे मिलते हैं जो जिगर के और दिल के करीब होते हैं, दैट इज मैलेट एस्पार्टेट, जो शटल्स होता है उसके अंदर 32 एटीपी बनते हैं, ठीक है। जस्ट आप इसी तरह थोड़ा सा नीचे साथ, अगर दोबारा मैलेट एस्पार्टेट का आएगा, आई थिंक सो आपको ये याद रहेगा कि वो 32 होते हैं। फिर दूसरे ये होते हैं कि शटल, हमारे पास जो ग्लेसिरोल 3 फोस्फेट होते हैं ना शटल, ग्लिसरॉल 3 phosphate, ठीक है, दैट इज इन्वॉल्व इन द शटल्स, ग्लिसरॉल 3 phosphate शटल। शटल से मसल इन्वॉल्वमेंट, वी आर प्लेइंग द विद शटल, सो वी आर यूजिंग आवर मसल्स। तो मसल के अंदर ये वाला होता है ग्लिसरॉल 3 phosphate शटल, मसल के अंदर होता है। और इसके अंदर हमारे पास कितने होते हैं, 430, जो हमारे पास ये शटल है ना, दिस इज मिलेट ग्लिसरॉल 3 phosphate शटल, ठीक है, ओके, ओके, दिस इज द शटल, ओके। वो 30 रुपए की आई है, तो दैट इज 30 एटीपी, ठीक है। मेलेट जो ग्लिसरोल शटल होते हैं, उसमें से 30 एटीपी बनते हैं। और जो हमारे पास मेलेट एस्पार्टेट शटल जो होते हैं, मेलेट एस्पार्टेट, ठीक है, मेलेट एस्पार्टेट, वो मेलेट एस्पार्टेट को मिलना से आपने याद रखना है, बतीसी दिखा के मिल रहे हैं हम उसके साथ। और जो ग्लिसरॉल 3 फोस्फेट है उसका शटल, शटल से याद रखना है, ग्लिसरॉल 3 फोस्फेट के शटल के साथ। मसल के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, मसल में होता है ये, और 30 एटीपी हमें नेट 38 मिलते हैं, और इसमें 32, टोटल हमारे पास कितने एटीपी बनते हैं, दैट इज 38, जो कि नॉर्मल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बनते हैं। और अनकपलिंग या फिर अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पूछता है, कौन सा इन्वॉल्वमेंट होती है, अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास कौन सी एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होती है, अनकपलिंग मतलब स्टॉप ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो रिमेंबर दैट इट इज नॉरएपिनेफ्रिन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉरएपिनेफ्रिन आती है। और उसके बाद हमारे पास आती है थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन आती हैं। और फिर उसके बाद आती है हमारे पास एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन, ओके, एपिनेफ्रिन। अच्छा, अब ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और बात आ गई अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, नॉरएपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन एंड एपिनेफ्रिन। अच्छा, बेसल मेटाबॉलिक स्टेट इज मेंटेन्ड बाय बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट,
लीवर, अच्छा ये बताया था मैंने आप लोगों को? हाँ, डॉक्टर नोट पे ही बताया था, दैट इज़ लीवर। ओके, उसके बाद थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है? बेसल मेटाबॉलिक रेट और इसी तरह हमारे पास जो बेसल मेटाबॉलिक रेट इज़ मेजर्ड बाय मेजरली डिटरमाइन्ड बाय बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है? बॉडी बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? दैट इज़ मास इन केजी ओवर हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, बॉडी मास इंडेक्स। ओके, वेट भी हम जो है अ, उससे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसलिए ओवरवेट है, अंडरवेट है। ओके। एक होती है ओवरवेट, अंडरवेट की बात आई है, मरासमस और एक होती है ख्वाशिरकत, ठीक है? मरासमस एंड ख्वाशिरकत। अच्छा, मरासमस में क्या होता है, मरिया मुखिया सा बंदा होता है, बच्चा होता है और उसकी हड्डियाँ नज़र आ रही होती हैं। ख्वाशिरकत में क्या होता है, लेडीज़ मोटा सारा होता है, एडिमा वगैरह हुआ होता है, ठीक है? और डिफरेंस क्या है कि फैटी लिवर किसके अंदर होता है, दैट इज़ ख्वाशिरकत, ठीक है? ख्वाशिरकत। मेजर काज ऑफ हेपेटाइटिस इन आवर कंट्री, मिरासमस और ख्वाशिरकत में से कौन सा था? क्वाशिरकत, फैटी लिवर की बात कर रहा हूँ मैं, हेपेटाइटिस नहीं है, फैटी लिवर। फैटी लिवर के अंदर दैट इज क्वाशिरकत। अगर पाकिस्तान में पूछे फैटी लिवर मेजर कॉज कौन सी है? फैटी लिवर इन पाकिस्तान, स्टारवेशन, यस, स्टारवेशन, प्रोटीन डेफिशिएंसी या क्वाशिरकत, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा, उसके बाद ओबेसिटी भी आ जाती है, फैटी फूड भी आ जाती है, ठीक है? मैंने आपको ये प्रायोरिटी बताई हुई थी। ये प्रायोरिटीज जो मैं बताता हूँ तो लिख लिख लेते हो, ये ना डिफरेंट बुक्स में लिखी होती हैं, लिख लिया करें ताकि अगर आपको वो याद है, एक ना पेज बना लें, उसके ऊपर ये प्रायोरिटीज इस तरह लिख के रहा करें और फिर उसको रिवाइज भी करते रहा करना। अगर किसी बुक में आपको लगे ये प्रायोरिटी चेंज हो रही है तो वो फिर मुझसे डिस्कस कर लिया करें। नहीं तो फिर उसको। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि फैटी लिवर इन पाकिस्तान, तो उसके अंदर मरासमस, सॉरी, फैटी लिवर के लिए क्वाशिकर, प्रोटीन डेफिशिएंसी और मेल न्यूट्रिशन, दीज आर द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद हमारे पास ओबेसिटी, उसके बाद ओबेसिटी, ठीक है? ओबेसिटी और फिर तीसरी फिर हमारे पास फैटी। अच्छा, मेरास्मस के अंदर हमारे पास मरिया मुखियासा होता है, वो उसमें फैटी लिवर नहीं होता, ठीक है? मेरास्मस के अंदर। अच्छा, और हमारे पास अगर हम बात करें malnutrition, ये दोनों मेल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर है ना, ये दोनों मेल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर है। जब हम मेल न्यूट्रिशन की बात कर रहे होंगे, एमसीक्यूज में मेल न्यूट्रिशन की ऑप्शन आ रही होती है अक्सर, तो इसका मतलब वो बात कर रहा होता है क्वाशिरकर का, ठीक है? क्वाशिरकर का। अच्छा, इसके अंदर ना एक और डायग्नोस्टिक पॉइंट आ जाते हैं, लाइक प्रोटीन की डेफिशिएंसी किसके अंदर होती है, और प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी किसमें होती है, ठीक है? रिमेंबर कि जो मेरास्मस है होता है ना, इसमें तो मरिया मुखिया होगा, इसमें प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होगी और इसमें कैलोरी की भी डेफिशिएंसी भी होगी, ठीक है? और इसमें क्वाशिटर के अंदर जस्ट ओनली प्रोटीन प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, ठीक है? मेजरली कौन सी होगी? एल्बुमिन, एल्बुमिन। तो इसमें कौन सा एडिमा होगा ड्यू टू इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, ड्यू टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कौन सा होगा? यस, ड्यू टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, ग्रेट। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो चेंजेस हैं वो कालो फॉश एक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? और मेरास्मस के अंदर हेयर चेंजेस प्रेजेंट नहीं होते। एक तो फैटी लिवर का आपने याद रखना है कि वो फॉश एक्टर के अंदर मोटे मोटे जो होते हैं, एडिमा हुआ होता है, इसी वजह से एडिमा होता है। और हमारे पास मोटे नज़र आते हैं वो, ठीक है? और फॉश एक्टर में जस्ट प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, तो इसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, और यहाँ पे एडिमा जो होता है दैट इज़ ड्यू टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से होता है। अच्छा, और हमारे पास यहाँ पे कैलोरी भी नहीं है, तो फैट की डिस्ट्रक्शन वगैरह भी हुई होगी, ठीक है? उनके कोई चर्बी वगैरह नहीं होती, हड्डियाँ निकली होती हैं बाइट, और क्वाशिकर में थोड़े से मोटे होते हैं, सबक्यूटेनियस फैट भी प्रेजेंट होती है, ठीक है? और हाँ, हमारे पास ये डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है, ठीक है? अच्छा, और मैं क्या बात करने लगा था, नोरा, हाँ, ये वाला।
एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इसका एमसीक्यूज आता है। ओहो, ओके। ओके, दिस वन हमारे पास ये पूछा जाता है कि डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन किसके डेरिवेटिव होते हैं, दैट इज टायरोसिन डेरिवेटिव डेरिवेटिव ठीक है, टायरोसिन के डेरिवेटिव होते हैं। और टायरोसिन का क्या बनता है, दैट इज टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, बीआरएस में आपने इमेज देखी होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। यू कैन सी, मैं ना आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाता हूँ, कभी बीआरएस से, कभी फर्स्ट एड से, कभी गूगल से, कभी कहाँ से। तो दीज आर द थिंग्स जस्ट टू मेक यू मेमोरेबल। और आपको मैं बता सकूँ कि ये एमसीक्यूज ही सारे हैं, बट ये चीज़ें आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। बाकी आप जो मर्जी पढ़ें, लेकिन ये चीज़ें याद करें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज से एल डोपा बनता है। इसी तरह वो डोपामीन का पूछता है कि डोपामीन कैसे बनता है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज फ्रॉम एल डोपा से, ठीक है। डोपा डिकार्बोक्सिलेज वो इसके एंजाइम का पूछता है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज से बनता है, ठीक है। और इसी तरह वो पूछता है कि नोर एपिनेफ्रिन हमारे पास कहाँ से बनती है, दैट इज फ्रॉम द डोपामीन, ठीक है। वो डोपा एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन कहाँ किसके डेरिवेटिव में, टायरोसिन के, ठीक है। और हमारे पास ये पूछता है कि जो एपिनेफ्रिन है वो कहाँ पे बनती है, दैट इज इन द एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। एड्रिनल मेड्यूला फ्रॉम द नोर एपिनेफ्रिन। ओके। अच्छा, दूसरी चीज अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ अबाउट, ओके। ओके, डॉक्टर साहिबा, टाइम तो हुआ जाता है। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा सा पेंडिंग कर दीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मंडे को, इंशाल्लाह, ठीक है। मंडे को इंशाल्लाह मैं बोन मैरो एक्सप्लेनेशन में हाइपरसेलुलरिटी, हाइपोसेलुलरिटी, और अच्छा, एक हमने बात की थी विटामिन बैलेंस के वाले से, बैलेंस के वाले से क्या क्या चीज़ें हमने बात की थी, क्या क्या चीज़ें डिफरेंशियल होगा आपके माइंड में, बैलेंस खराब हो रहा है पेशेंट का, प्लीज़ बताएं मुझे। B12 और क्या क्या चीज़ें होंगी, सेरिबैलर और इनर ईयर हो सकती है, और क्या डोर्सोकोलम मीडियल लेमनिस्कस हो सकती है। मैंने सारे डिफरेंशिएट करवाए थे ना आपको, लोम्बर टेस्ट से डिफरेंशिएट करवा कर सकते हैं, डोर्सोकोलम मीडियल लेमनिस्कस प्लस सेरिबैलर लेजन के दरमियान में। विटामिन B12 न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के बारे में, कोई ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से और बैलेंस में डिस्टर्बेंस आ सकती है, जस्ट लाइक मैनिफेस्टिंग जस्ट लाइक विटामिन B12, दैट इज विटामिन ई, ये दैट व्हाट वी हैव यस्टरडे। ये विटामिन ई भी जो है हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होती है उसके बैलेंस के अंदर, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। एंटीऑक्सीडेंट होता है ना हमारे पास विटामिन ई, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है। डिफरेंस क्या होता है कि ये विटामिन ई की भी बैलेंस में डोर्सोकोलम मीडियल लेमनिस्कस वाली मैनिफेस्टेशन आती है, बैलेंस खराब करता है, न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम शो करता है, बट बट यहाँ पे मगैलोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होता, ठीक है। मगैलोब्लास्टिक एनीमिया तो इसके अंदर ही होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के अंदर। तो एमसीक्यूज आएगा, वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी काजी, like vitamin B12 deficiency sign and neurological sign and symptom, but except megaloblastic anemia or anemia, तो that will be vitamin E, ठीक है। vitamin E एंटीऑक्सीडेंट होती है ना, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, मेगालोब्लास्टिक यहाँ पे अनीमिया जो होता है ना, हिमोलिटिक अनीमिया होता है, हेमोलिटिक एनीमिया, दिस इज नॉट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये ना सोचिएगा कि इसमें एनीमिया होता ही नहीं, होता है लेकिन वो हिमोलिटिक एनीमिया होता है, ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट भी है ना, तो एंटीऑक्सीडेंट है इसका मतलब है प्रोटेक्टिव रोल होता है, प्रोटेक्टिव रोल होता है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या प्रॉपर्टी होती है, ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन,
ओके, साइटोक्रोम सी। अच्छा, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी। ओके, ये आप पढ़ेंगे डबल ए, जब जो पढ़ेगा ना उसको पता चल जाएगा। ग्लूटाथायोन, साइटोक्रोम सी, उसके बाद हमारे पास ई सी ए, ठीक है, ई सी ए, दीज आर द प्योरिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। जब मैं प्योरिटी की बात कर रहा होता हूँ ना, ट्रांसफेरिन, यस, ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन भी आता है, आई थिंक सो साइटोक्रोम सी के अंदर ही आ जाता है वो, ट्रांसफेरिन, यस, ट्रांसफेरिन या साइटोक्रोम सी, ये दोनों को सेम ही प्रायोरिटी पे है, ठीक है। ग्लूटाथायोन, साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, जिसके अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है साइटोक्रोम सी। अच्छा, ई सी एंड ए एंटीऑक्सीडेंट होती है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लूटाथायोन। अच्छा, उसके बाद और क्या था, ठीक है, विटामिन ए का बात कर लेता हूँ अभी। वी आर गोइंग टू डिस्कस विटामिन ए की बात कर लेता हूँ, बाकी भी डिस्कस करूंगा मंडे को इंशाल्लाह ताला, अगर किसी ने लेक्चर ना लिया तो मैं ही लूंगा, ठीक है। ओके, विटामिन ए का डेफिशिएंसी का फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन क्या होता है? ऑब्जर्वेबल साइन क्या होता है, फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन? देखा, वही यही मिस्टेक करते होते हैं पेपर के अंदर भी। नाइट ब्लाइंडनेस इज अ सिम्टम्स ना, नाइट ब्लाइंडनेस इज सिम्टम, ठीक है। विटामिन ए डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस सिम्टम का पूछे, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस का होता है। साइन क्या होता है? जीरोसिस आ जाते हैं, जीरोसिस, ठीक है, जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस जो कहते हैं। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से साइन की बात करें, जीरोसिस वगैरह आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो कॉर्नियल स्क्रीनिंग वगैरह भी आ जाती है इसके अंदर। और इसमें अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे पास मेटाप्लेजिया भी हो जाता है, स्किमस स्किमस मेटाप्लेजिया, स्किमस मेटाप्लेजिया भी हो जाता है, और नाइट ब्लाइंडनेस साइन भी आ जाता है, और बाइट और स्पॉट भी आ जाते हैं, बाइट और स्पॉट्स भी आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ना एक चीज़ आती है बाइट और स्पॉट्स, और जंक्शनल स्पोटोमा, जंक्शनल स्पोटोमा आई थिंक सो, ये लाइक अगर पेरिफेरल साइड पे इसके विटामिन की डेफिशिएंसी में जंक्शनल स्कोटोमा होता है। मीडियल और टेम्पोरल जोन के जो अटैचमेंट होती है मीडियल फील्ड के अंदर, तो वो जंक्शनल स्कोट होती है। अच्छा, एक और चीज़ पॉइंट आती है, मैं भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि विटामिन ए, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो एक्ने के लिए रेटिनाइक एसिड लेती है, और उसके चाइल्ड को कौन सी एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस हैं? रेटिनाइक एसिलेरिया फॉर द एक्ने, उसके चाइल्ड को कौन सी एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस होंगे? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाते हैं, तो प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कि रेटिनाइक एसिड ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी ना टॉक्सिसिटी की आ जाती है, वोमिटिंग, डायरिया, वोमिटिंग हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ आना शुरू हो जाती है। अच्छा, और उसके बाद इसकी हाइपरोओसियोसिस हो जाती है, क्योंकि बोन्स की ज़्यादा हो जाती है, स्प्लीनोमेगाली भी होना शुरू हो जाती है। दीज आर द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ विटामिन ए। जस्ट अ मिनट, कि क्या चीज़ किससे डिफरेंशिएट करेंगे? हाइपर विटामिनोसिस। अच्छा, जस्ट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ। ओके, अच्छा, हाइपर विटामिनोसिस ए के अंदर हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स की आप बात कर रहे हैं, एंड दैट दैट आर द एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी के हवाले से जो आप
वो तो उसके अंदर ना पेपिलेडिमा वगैरह इंट्राक्रैनियल जो प्रेशर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है? उसके अंदर हमारे पास वर्टाइगो के सिम्पटम्स आ जाते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, इंट्राक्रैनियल मैनिफेस्टेशन ये सब कुछ ज़्यादा आ जाता है, पेपिलोडिमा वगैरह ये मैनिफेस्टेशन आती है, ठीक है? स्प्लीनोमेगाली, पेपिलोडिमा ये वाले साइन सिम्पटम्स सिनेरियो के अंदर आते हैं, ठीक है? बैलेंस के बाद इसमें वो उस विटामिन ए का सिनेरियो नहीं आता। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल अगर आप बात करते हैं किसी स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, कोई एक साइन मुझे स्पेसिफाई करें जो आपने सिनेरियो के अंदर पढ़ा है, सो दैट आई कैन नो कि आप किस साइन की बात कर रहे हैं। वैसे मैंने नहीं पढ़ा हुआ कोई साइन हाइपर विटामिन न्यूरोसिटी ए। एक अक्यूट टॉक्सिसिटी पड़ी हुई है, एक क्रोनिक पड़ी हुई है। अक्यूट के अंदर क्या होता है, वर्टाइगो वगैरह, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह और ब्लड विजन वगैरह आ रही होती हैं, ठीक है? और जो क्रोनिक, ओके, मास्क लाइक इफेक्ट आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता कि क्या कौन से इफेक्ट की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे अच्छा वो वाला मास, अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब कंप्रेशन इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर्स, जो हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर ड्यू टू आइडियोपैथिक होते हैं ना हमारे पास, ये आइडियोपैथिक काजी की वजह से हमारा सीएसएफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा करवा देता है, तो वो मास जो होता है हमारा कंप्रेशन करवाना शुरू करवा देता है ब्रेन को, सो दैट इज मास लाइक इफेक्ट्स, ठीक है? जैसे कि लोकलाइज हमारे पास लंग के अंदर ट्यूमर मास बन जाता है, और वो कंप्रेशन इफेक्ट करवाता है ऑफ द इट्स ओरिजिनल साइड पे, लंग के ऊपर कंप्रेशन इफेक्ट देता है। तो कलवेरियम होती है उसके ऊपर, और वो लंग के ऊपर और ब्रेन के स्ट्रक्चर को कंप्रेस करना शुरू कर देती है, सो दैट्स व्हाई कंप्रेशन इफेक्ट की वजह से नर्व्स गेट इंजर्ड, और उसकी ओवर स्टिमुलेशन हो रही होती है, सो दैट्स व्हाई वो हमारे पास इफेक्ट आ रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं। बट ज़्यादातर सिनेरियो के अंदर यही आता है, देयर इज आइडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है हमारे पास ड्यू टू आइडियोपैथिक रीजंस, और पेपिलोडिमा जो कि आई के अंदर हमारे पास साइंस आ रहा होता है, क्रोनिक टॉक्सिसिटी के अंदर ये चीज़ें आ रही होती हैं, और हमारे पास एलोपेशिया भी आ सकता है, और स्प्लीनोमेगाली वगैरह भी ये चीज़ें आ जाती हैं, बट द पॉइंट हियर इज, और बोन्स की भी हाइपरोसिटी हो जाती है, हाइपरोसियस बोन हो जाती है। अच्छा, जो पॉइंट आपने याद रखनी है यहाँ पे वो यही है कि अगर साइन का पूछे डेफिशिएंसी का, सिरोसिस होती है, सिम्पटम्स का पूछे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और हमारे पास अगर फिटर्स की बात कर रहा है तो न्यूरोट्यूब डिफेक्ट है, और उसके बाद अगर हमारे पास टॉक्सिसिटी के हवाले से वैसे पूछता है, दैट इज नोजिया, वर्टाइगो, ब्लड विजन, और हमारे पास पेटोस्प्लीनियम गैली और पेपिलोडिमा वगैरह ये वाले साइन आते हैं हमारे पास, जो मोस्टली सिनेरियो के अंदर भी पूछे जाते हैं। ओके, अच्छा, हमारे पास अगर किसी को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्या खाया करें? गाजरें खाया करें, खरगोश बन जाए, ठीक है? अच्छा, जो ज़्यादातर एमसीक्यूज आता है ना, वो यही आता है, दैट इज कैरेट्स, अबाउट कैरेट्स, विथ व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू द पेशेंट्स हैविंग विटामिन ए डेफिशिएंसी, और विटामिन ए इज मैक्सिमली फाउंड इन, ठीक है? तो वो दैट विल बी कैरेट्स, कैरेट्स, ठीक है? अच्छा, अगर पेशेंट्स हाइपरटेंसिव है उसको क्या एडवाइस देंगे आप? अगर मैं ऑप्शन देता हूँ, गिव, टेक अ माइल वॉक, वॉक ले, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले, या अवॉइड करे हार्ड इनटेक को। ओके, दैट विल बी द वॉक, ठीक है, बेस्ट, बेस्ट। अगर एक पेशेंट आपके पास आया है वेट मॉनिटरिंग के लिए, तो बेस्ट एडवाइस उसको क्या करेंगे आप? कि वेट के हवाले से परेशान है वो, बेस्ट एडवाइस क्या करेंगे उसको? हाँ, हाई फाइबर डाइट, और सेल्फ मॉनिटरिंग करें, सेल्फ मॉनिटरिंग, दैट इज सेल्फ मॉनिटरिंग। ओके,
अच्छा, अगर पेशेंट है वो चाह रहा है कि मैं ज़्यादा जल्दी बूढ़ा ना हूँ, तो उसको क्या एडवाइस देंगे एंटी एजिंग के हवाले से? नहीं, सीपीएसपी में आता है लेस कैलोरी इनटेक, ठीक है? लेस कैलोरी इनटेक, लेस कैलोरी इनटेक। अच्छा, वी आर एंडिंग हियर। ओके, ओके, क्लास